एवरीवन, मैं संचिता जैन मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की, आइए जुड़िए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लेके आई हूँ रोजगार एवं सेवाओं का एक कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। अभी तक हमने 2 पार्ट्स में इस चैप्टर को पढ़ा था, साथ ही साथ इसके कई सारे सॉल्यूशंस किए थे, MCQ किए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। अब हम करने वाले हैं इसका जो है अपना पूरा एक कंप्लीट रिवीजन, यानी कि 1 शॉट रिवीजन। ये अपना चैप्टर जो है बिहार बोर्ड की इकोनॉमिक्स का, जो कि सोशल साइंस के अंतर्गत आता है, वो चैप्टर है रोजगार एवं सेवाएं। तो चलिए चलते हैं अब अपन इस चैप्टर के पूरे 1 शॉट रिवीजन की तरफ और करते हैं अपना एक कंप्लीट रिवीजन। तो चलिए रोजगार एवं सेवाओं का एक अपन बेसिक सा परिचय देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो चलिए चलें और देखें। तो सबसे पहले जो है सॉरी, आपके लिए यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपके लिए दिया हुआ है, एक मिनट, आर्थिक विकास का क्षेत्र। आर्थिक विकास के क्षेत्र के बारे में यहाँ पे बात करी गई है। आर्थिक विकास के यहाँ पे आपको 3 क्षेत्र देखने को मिलेंगे। एक जो है कृषि क्षेत्र, दूसरा उद्योग क्षेत्र और तीसरा क्या मिलेगा आपको, तीसरा मिलेगा आपको सेवा क्षेत्र। कृषि क्षेत्र जो है आर्थिक विकास का या अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ द्वितीय क्षेत्र जो है उसको कहा जाता है, उद्योग क्षेत्र को कहा जाता है। तो उद्योग क्षेत्र को जो है अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तीसरी बात करें, सेवा क्षेत्र की बात करें, जिस पे ये पूरा चैप्टर अपना डिपेंड है, तो सेवा क्षेत्र जो है अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो इन तीनों क्षेत्रों के बारे में अपन जानेंगे और खास तौर से अपन जानेंगे सेवा क्षेत्र के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है कि सेवा क्षेत्र के माध्यम से रोजगार किन किन तरीकों से संभव है, सेवा क्षेत्र का रोजगार में कितना है, कितना क्या योगदान है, किस तरीके से जो है सेवा क्षेत्र का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ा, किस तरीके से विश्व की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। इतनी बात हुई क्लियर। तो चलिए उसके बाद हम देखेंगे कि सेवा क्षेत्र की भूमिका क्या है, सेवा क्षेत्र के भागों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से सेवा क्षेत्र के भाग हैं। तो कुल मिला के 2 भाग हैं सेवा क्षेत्र के, एक कहा जाता है सरकारी सेवा क्षेत्र और दूसरा कहा जाता है गैर सरकारी सेवा क्षेत्र। इनके बारे में भी जानेंगे, साथ ही साथ जानेंगे सेवा क्षेत्र के महत्व के बारे में। तो आर्थिक विकास के अंतर्गत जो है हम इन सारे पार्ट्स को जो है देखेंगे। तो ये तो हो गई अपनी इतनी बातें। आगे और आर्थिक विकास के अंतर्गत जो है हमें क्या क्या देखना है वो देख लेते हैं। तो रोजगार सृजन के रूप में सेवाओं की क्या भूमिका है, सेवाएं किस तरीके से रोजगार का निर्माण करती हैं, ये देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि भारत विश्व को सेवा प्रदाता के रूप में, यानी कि भारत ने विश्व को कौन कौन सी सेवाएं दी हैं, भारत वर्तमान में विश्व को कौन कौन सी सेवाएं और प्रदान कर रहा है। उसके बाद देखेंगे सेवा क्षेत्र की बुनियादी सुविधाएं, ठीक है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे सेवा क्षेत्र में शिक्षा की क्या भूमिका है, इसको जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कि आधुनिक मंदी का सेवा क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा। आधुनिक मंदी का सेवा क्षेत्र के प्रभाव में 2 तरीके से जानेंगे कि विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। पहला क्या जानेंगे कि विश्व पर प्रभाव, और दूसरा हम जानेंगे भारत पर प्रभाव। क्लियर हुई बात। चलिए, तो इतनी बातें जो हैं इसके अंतर्गत आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं परिचय के बाद। जितने भी अपन ने परिचय के अंतर्गत जितने भी टॉपिक देखे, तो परिचय के बाद अपन शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक पे चलते हैं और जानते हैं सबसे पहले, जो कि चैप्टर का नाम क्या है, रोजगार एवं सेवाएं। तो रोजगार क्या होता है, बेरोजगार क्या होता है और सेवाएं क्या होती हैं। तो ये 3 जो शब्दावली है इनकी परिभाषा जान लेते हैं कि ये जो टर्मिनोलॉजी है इनको क्या क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले आप देखें हम बात करेंगे रोजगार की। रोजगार क्या होता है, ठीक है। तो रोजगार से हमारा अभिप्राय देश के मानव संसाधन को ऐसे कार्यों में लगाना है जिससे देश की उत्पादकता बढ़ सके, जिससे क्या हो सके, जिससे
देश की उत्पादकता बढ़ सके और सामान्य जनमानस के लिए उसकी न्यूनतम आवश्यकताएं जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान प्राप्त हो सके। रोजगार से क्या अभिप्राय है? रोजगार से अभिप्राय ये है कि मानव संसाधन को ऐसे कार्यों में लगाना है जिसके द्वारा, उन कार्यों के द्वारा हमारे देश की प्रोडक्टिविटी बढ़े, यानी कि हमारे देश की उत्पादकता बढ़ सके और सामान्य जनमानस के लिए उसकी न्यूनतम आवश्यकताएं, किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताएं क्या हो सकती हैं? 3 हो सकती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो यानी कि हर एक व्यक्ति को कम से कम इतना रोजगार तो अवश्य मिले, इतना काम तो अवश्य मिले कि वो काम करके इतना पैसा तो कमा सके कि वो जो उसकी 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बुनियादी आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, इन 3 चीजों की पूर्ति तो कम से कम कर ही पाए। इतनी बात हुई क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। बात करें अब दूसरे शब्द की, बेरोजगार शब्द की, कि बेरोजगार क्या होता है। तो ऐसे लोग जो काम करने के लायक हैं, काम करने की कैपेसिटी है उनके पास, काम करने की योग्यता है उनके पास, और जिन्हें उचित पारिश्रमिक पर काम नहीं मिलता। कैपेसिटी है, योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, सब कुछ है, लेकिन जितनी उनके पास योग्यता है उस योग्यता के अनुसार उन्हें काम नहीं मिल पाता, अपने परिश्रम का उतना मूल्य उन्हें नहीं मिल पाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है बेरोजगार कहा जाता है, या ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। अगला शब्द देखें तो अगला शब्द है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र क्या होता है इसको जान लेते हैं। तो सेवा क्षेत्र से हमारा तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जहां शारीरिक शक्ति, कार्य क्षमता और दक्षता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। कैसे कैसे? सेवा क्षेत्र में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? एक तो शारीरिक शक्ति हो, यानी कि शारीरिक रूप से व्यक्ति काम करने के लायक हो, कार्य क्षमता यानी कि काम करने की कैपेसिटी हो, तीसरी बात क्या हो? दक्षता हो, यानी कि काम करने की स्किल हो, योग्यता हो। तो उन तीनों के आधार पर, यानी कि इन तीनों के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र में काम करने के लिए आपको क्या चाहिए? शारीरिक शक्ति, यानी कि आपकी फिजिकल फिटनेस तो होनी चाहिए, तब तो आप काम कर पाएंगे। किसी भी क्षेत्र में शारीरिक रूप से अगर आप स्वस्थ हैं तभी आप काम कर पाएंगे। कार्य क्षमता हो, काम करने की कैपेसिटी हो, साथ ही साथ उसके बाद देखें तो दक्षता भी हो, यानी कि काम करने की आपके पास स्किल हो कि आप ये काम कर सकते हैं, वो क्वालिफिकेशन हो आपके पास। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं आपके पास तो आपको सेवा क्षेत्र में आसानी से रोजगार मिल सकता है। तो इन 3 शब्दावलियों के जरिए अपन ने क्या क्या जाना कि रोजगार क्या होता है, बेरोजगार क्या होता है और सेवा क्षेत्र क्या होता है। तो किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले अगर आप जो है उस चैप्टर की जो टर्मिनोलॉजी, उस चैप्टर का जो टाइटल है, पहले उसको बहुत अच्छे से समझ लें तो सारे चैप्टर को समझने में बहुत ही आसानी होती है। तो चलिए इतनी बातें अपन ने समझ ली, बेसिक चीज़ें समझ ली, यानी कि चैप्टर का टाइटल समझ लिया अभी अपन ने। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं सारे पॉइंट्स जो अपन ने इंट्रोडक्शन में देखे थे, उन सारे पॉइंट्स को एक एक करके जानते हैं। अब बात करें ओवरऑल रोजगार और सेवाओं की। ठीक है, अभी अपन ने रोजगार अलग से जाना, सेवा अलग से जानी। अब अपन इनको मिला के बात करते हैं कि रोजगार एवं सेवाएं क्या है। तो रोजगार एवं सेवाओं का अभिप्राय यहाँ पर इन बातों से है जब व्यक्ति अपने परिश्रम एवं शिक्षा के आधार पर जीविकोपार्जन के लिए धन एकत्रित करता है। किस किस के आधार पर? परिश्रम यानी कि अपनी मेहनत, और दूसरी बात यानी कि अपनी शिक्षा। तो इन 2 माध्यम से जब व्यक्ति जीविकोपार्जन के लिए धन एकत्रित करता है तो उसे क्या कहा जाता है? रोजगार एवं सेवाएं कहा जाएगा। एकत्रित धन को जब पूंजी के रूप में व्यवहार किया जाता है, अब उसने क्या किया? अपनी सेवाएं दी कहीं पे, किसी भी क्षेत्र में। सबसे पहले तो सेवा देने के लिए क्या आवश्यक है? 2 चीजें आवश्यक है कि आपके पास शिक्षा हो और आप उस शिक्षा का यूज करके मेहनत कर पाओ। 2 बातें क्लियर हो गई।
अब उसके बाद जो है आपको एक नौकरी मिल गई, आप अपना जीवन यापन करने लगे और कुछ पैसा आप बचाने भी लगे। अब उस बचे हुए पैसे को, यानी कि जो बचत के माध्यम से आप पैसा बचा रहे हैं, तो जो धन एकत्रित किया आपने, जब उस एकत्रित धन को पूंजी के रूप में व्यवहार किया जाता है, यानी कि जब आपने अपनी एक कैपिटल बिल्ड कर ली, पूंजी बना ली, अब उस पूंजी का उपयोग आप कैसे कर रहे हैं, तो उस पूंजी को जो है उत्पादन के क्षेत्र में निवेश किया जाए। यानी कि अब आप इन्वेस्टमेंट भी करने लगे, एक जगह से आप कमा रहे हो, उससे आप बचत भी कर रहे हो, साथ ही साथ अपना और परिवार का जीवन यापन भी चला रहे हो। क्लियर हुई ये बात। अब जो बचत है उसको आप इन्वेस्ट भी कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो जब आप उत्पादन के क्षेत्र में उसको निवेश कर रहे हो तब सेवा क्षेत्र उत्पन्न होता है। अतः रोजगार एवं सेवाएं एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि दोनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कैसे? पहले तो आपने जो है अपनी शिक्षा और परिश्रम के बल पर कोई नौकरी हासिल करी सेवा क्षेत्र में, वहाँ अपनी सेवाएं दी, सेवा से जो है आपने पैसा कमाया, पैसा एकत्रित करके आपने जो है पूंजी बनाई और उस पूंजी को जो है आपने उत्पादन के क्षेत्र में लगाया। ठीक है क्या किया? उत्पादन के क्षेत्र में आपने क्या किया? निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया। अब इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका पैसा बढ़ेगा ही, क्योंकि पैसे से पैसा बनता है। तो आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करें? उत्पादन के क्षेत्र में इन्वेस्ट कर रहे हो, जहाँ पे दूसरी सेवाएं भी दी जा रही हैं। यानी कि आपने सेवा करी, पूंजी बनाई, पूंजी को निवेश में लगाया और निवेश के जरिए जो है आपको फिर से पूंजी मिली, और वो निवेश भी आपने एक तरीके के उत्पादन क्षेत्र या सेवा क्षेत्र में ही लगाया। अतः रोजगार एवं सेवाएं एक दूसरे के पूरक हैं। तो यहाँ से जो है आपको सारी कनेक्टिविटी समझ में आ गई होगी। अब देखें, अर्थात रोजगार वृद्धि से सेवा क्षेत्र का भी विकास होता है। रोजगार में वृद्धि हो रही यानी सेवा क्षेत्र में वृद्धि हो रही, क्योंकि रोजगार कहाँ से मिल रहा? रोजगार भी सेवा क्षेत्र से ही मिल रहा है। क्लियर हुई ये बात? तो कैसे कनेक्ट अपन ने किया इस चीज को, और कैसे रोजगार एवं सेवाएं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं या एक दूसरे के पूरक हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए चलते हैं अब आगे। अब देखें, आर्थिक विकास के मुख्य रूप से 3 क्षेत्र हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी परिचय में बताया था। तो आर्थिक विकास के 3 क्षेत्र वो कौन कौन से हैं? एक तो हो गया आपका कृषि क्षेत्र, एक आपका हो गया उद्योग क्षेत्र और एक आपका हो गया सेवा क्षेत्र, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर। ये 3 बातें हो गई। तो चलिए जानते हैं इन तीनों बातों को अलग अलग करके। अब कृषि क्षेत्र की बात करें या एग्रीकल्चर सेक्टर की अपन बात करें, तो हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि क्षेत्र पर कुल जनसंख्या का 67% बोझ है, यानी कि भारत की जितनी जनसंख्या है उसका 67% जो है कृषि पर निर्भर है, कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। अत्यधिक जनसंख्या के कारण कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर क्षीण हो गए हैं, यानी कि कृषि भूमि तो उतनी ही है लेकिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अब एक समय पे कृषि भूमि उतनी ही थी, लेकिन जनसंख्या के बढ़ने से वो कृषि भूमि भी कम होगी, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए रहने के लिए स्थान चाहिए, उद्योगों के लिए स्थान चाहिए, नहीं तो उत्पादन कैसे होगा? उत्पादन नहीं होगा तो जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति कैसे होगी? बात समझ में आ रही है? आप यहाँ पे कनेक्ट कर पा रहे हैं? तो जनसंख्या के कारण, किसके कारण? अधिक जनसंख्या के कारण कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी कम हो गए, यानी कि क्षीण हो गए हैं। फलस्वरूप कृषि में छिपी हुई बेरोजगारी, कृषि क्षेत्र में जो है छिपी हुई बेरोजगारी एवं अन्य बेरोजगारी पाई जाने लगी है। यहाँ पे छिपी हुई बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? छिपी हुई बेरोजगारी यानी कि वो बेरोजगारी की आपको लग तो रहा है कि देश की 67% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में लगी हुई है, लेकिन जनसंख्या के बढ़ने के कारण उसमें रोजगार के अवसर नहीं है। यानी कि एक काम जो है 2 लोग कर सकते थे, ठीक है, 2 लोग कर सकते हैं, अब उसी काम को करने के लिए 10 लोग हैं। अब जब 10 लोग उसी काम को करेंगे तो काम भी जल्दी हो जाएगा,
पैसे भी कम मिलेंगे। जैसे कि मान लो 100 रुपए का काम है, 100 रुपए का काम 2 लोग कर रहे हैं तो बराबर बराबर 50-50 बढ़ जाएंगे। अब उसी काम को 10 लोग करेंगे तो एक व्यक्ति को 10 रुपए मिलेंगे, यानी कि 10 लोगों में 10-10 रुपए ही बटेंगे। तो क्या है, 10 रुपए में उनका काम चल पाएगा क्या? लेकिन 50 रुपए में तो एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ काम चल ही जाएगा। ठीक है, इतनी बात हुई क्लियर। तो यानी कि जब देखने में लग रहा है कि लोग रोजगार में लगे हुए हैं लेकिन उनको उतना रोजगार मिल नहीं रहा है, बस देखने को लग रहा है कि लोगों को रोजगार मिला हुआ है, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा छिपी हुई बेरोजगारी जो नजर नहीं आ रही। क्योंकि दिखने में क्या लग रहा, दिखने में लग रहा कि 10 लोगों को रोजगार मिला हुआ है, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, चलिए तो जनसंख्या वृद्धि के साथ खेती बाड़ी के लिए जमीन में वृद्धि नहीं हो पा रही। जनसंख्या वृद्धि तो हो रही है लेकिन खेती बाड़ी के लिए जमीन में वृद्धि नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? और एक ही भूखंड पर आने वाली नई पीढ़ी भी जुटती चली जा रही है, जिससे उत्पादन की मात्रा प्रति व्यक्ति घटती जा रही है। यानी कि जितनी खेती है, अब एक परिवार की जितनी खेती है उसकी जनसंख्या बढ़ती गई उस परिवार की, तो उस खेती का जो है बंटवारा होता गया उतने लोगों में, तो सबके हिस्से में छोटी छोटी भूमि आई, मतलब कम भूमि आई, कम हिस्सा आया सबके हिस्से में। तो क्या हो रहा है कि भूखंड पर आने वाली, एक ही भूखंड पर आने वाली नई पीढ़ी जुटती चली जा रही है, जिससे उत्पादन की मात्रा प्रति व्यक्ति भी घटती चली जा रही है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि क्षेत्र की क्या स्थिति देखने को अपन को मिलती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्र की तरफ, यानी कि द्वितीय क्षेत्र इंडस्ट्रियल सेक्टर, उद्योग क्षेत्र की तरफ। बात करते हैं उद्योग क्षेत्र की, तो रोजगार का दूसरा क्षेत्र जो है वो कौन सा क्षेत्र है? उद्योग क्षेत्र है। इस क्षेत्र के माध्यम से भी रोजगार की प्राप्ति की जा रही है। कैसे? देश की औद्योगिक विकास की गति में तेजी आने के द्वारा ही औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि हो रही है। औद्योगिक विकास डेली होता जा रहा है, नए नए उद्योग लगाए जा रहे हैं, नई नई चीज़ों का इनोवेशन हो रहा है। वैश्वीकरण के माध्यम से दूसरे विश्व की चीज़ों का उत्पादन भी हमारे देश में होने लगा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? जब हमारे देश में उन चीज़ों का उत्पादन होगा तो उद्योग तो लगाए जाएंगे, उद्योग लगाए जाएंगे तो रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। क्लियर हुआ अर्थव्यवस्था का दूसरा क्षेत्र। बढ़ते हैं तीसरे क्षेत्र की तरफ। बात करें सेवा क्षेत्र की या फिर सर्विस सेक्टर की, तो आर्थिक उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के कारण, आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण के कारण सेवा क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिलती है। कैसे? उदारीकरण के जरिए जो है क्या किया गया? दो देशों के बीच में जो व्यापार हो रहा है उसमें जो प्रतिबंध अगर लगाए गए, यानी कि देशों के बीच व्यापारिक प्रतिबंधों को हटाया गया। अब व्यापारिक प्रतिबंधों को हटा दिया जाएगा तो आसानी से दो देशों के मध्य व्यापार हो पाएगा। और वैश्वीकरण उदारीकरण के फलस्वरूप ही संभव हुआ। जब दो देशों के बीच व्यापारिक प्रतिबंध खत्म किए गए तो दो देशों में व्यापार होने लगा, और यहीं से जन्म होता है वैश्वीकरण का। क्योंकि वैश्वीकरण क्या कहता है? वैश्वीकरण ये कहता है कि जब विश्व के कई सारे देशों के मध्य में आर्थिक गतिविधियां चलें तो वो चीज़ क्या कहलाती है? वही चीज़ कहलाती है वैश्वीकरण। तो यहाँ पे बताया गया है कि आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण के कारण सेवा क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिलती है। सेवा क्षेत्र रोजगार का एक व्यापक क्षेत्र है जिसके अंतर्गत आए दिन मानव संसाधन के लिए व्यापक पैमाने पर रोजगार उपलब्ध होने लगे हैं। यानी कि वैश्वीकरण के कारण और उदारीकरण के कारण लोग दूसरे देशों में जाकर काम करने लगे हैं, दूसरे देशों के व्यक्ति यहाँ पे आके काम करने लगे हैं सेवा क्षेत्र में। तो इस तरीके से वैश्वीकरण और उदारीकरण के कारण जो है सेवा क्षेत्र में हमें प्रगति देखने को मिलती है। तो हमने अर्थव्यवस्था के 3 जो क्षेत्र हैं उनके बारे में हमने जान लिया। अब चलते हैं हम आगे। अब जानते हैं हम कि सेवा क्षेत्र की भूमिका क्या है। तो सेवा क्षेत्र की भूमिका के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि क्या है। सेवा क्षेत्र के विकास से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। बिल्कुल होते हैं।
जितना ज़्यादा सेवा क्षेत्र का विकास होगा, रोजगार के अवसर उतने ज़्यादा बनेंगे। दूसरी बात करें, सेवा क्षेत्र के विकास के लिए मनुष्य को शिक्षित करना नितांत आवश्यक है। अगर सेवा क्षेत्र का विकास करना है तो मनुष्य को शिक्षित करना भी आवश्यक है। साथ ही साथ समृद्ध मानव पूंजी, समृद्ध मानव पूंजी एक सशक्त श्रम शक्ति को जन्म देती है। मानव पूंजी यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, आवास और आपके वस्त्र, ये सारी चीजें क्या हैं, एक मानव पूंजी है। इसमें दो सबसे आवश्यक मानव पूंजी होती हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा। अगर स्वास्थ्य आपका अच्छा है और आप शिक्षित व्यक्ति हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो उसी को समृद्ध मानव पूंजी कहा गया है। तो समृद्ध मानव पूंजी एक सशक्त श्रम शक्ति को जन्म देती है, जिसके कारण लोग रोजगार पाने में सक्षम हो जाते हैं। बिल्कुल, सेवा क्षेत्र में काम करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक स्वस्थ शरीर और आपका शिक्षित होना। हो गई दो बातें। अगली बात पे चलें तो विश्व के सर्वाधिक विकसित देश जैसे कि अमेरिका हो या इंग्लैंड हो, ठीक है, तो उन देशों के सेवा क्षेत्र के विकास में भारतीय लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। कैसे कि इंग्लैंड और अमेरिका के सेवा क्षेत्र के विस्तार में भारतीय मूल के दक्ष मानव संसाधन की बहुत बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने वहाँ जाके काम किया। हमारे पास कुशल मानव संसाधन तो है, लेकिन यहाँ पे उतने ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है कि उन व्यक्तियों का यूज़ हमारे यहाँ ही किया जाए, और यहाँ पे उतनी उनको सैलरी भी नहीं मिलती। तो दूसरे देशों में जो है उन्हें अच्छे वेतन पे काम दिया जाता है, तो लोग दूसरे देशों में जो है अपनी सर्विस देने या सेवा करने के लिए चले जाते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो या इंग्लैंड हो, जो कि विकसित देशों की श्रेणी में गिने जाते हैं, उनके विकास में इस तरीके से हमारे मानव संसाधन की, हमारे यहाँ के लोगों की, उनके सेवा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। तो चलिए और आगे देखते हैं अपन। अब हम देखेंगे सेवा क्षेत्र के भागों के बारे में जानेंगे। तो सेवा क्षेत्र के दो भाग होते हैं। सेवा क्षेत्र को जो है सामान्यतया दो भागों में विभक्त किया जाता है। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका सरकारी सेवा और एक होती है आपकी गैर सरकारी सेवा। अब सरकारी सेवा क्या होती है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सरकारी सेवा उसे कहा जाता है जब देश व राज्य की सरकार लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देती है। क्या देती है, काम के बदले मासिक वेतन। कौन दे रहा है, यहाँ पे ये ध्यान देना, काम के बदले वेतन तो सबको मिलता है, लेकिन जब देश व राज्य की सरकार यानी कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो है, ये सरकारें जो है जब लोगों को काम के बदले वेतन दें, यानी कि जब कोई व्यक्ति केंद्र सरकार के अंदर में काम कर रहा हो या फिर राज्य सरकार के अंदर काम कर रहा हो, तो इनसे जो है ये सेवाएं जो है, सरकारी सेवा जो है लोगों को मासिक वेतन देती हैं काम के बदले, उनसे उनकी सेवा लेती हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सरकारी सेवा कहा जाता है। इसके कुछ व्यापक क्षेत्र हैं जिनके उदाहरण कुछ इस तरीके से हैं। तो उदाहरण कौन कौन से हैं, एक तो हो गई आपकी सैन्य सेवा यानी कि मिलिट्री सर्विस, एक हो गई आपकी शिक्षा सेवा, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल भी होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज भी होते हैं, स्वास्थ्य सेवा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी होते हैं, अभियंत्रण सेवा, इसको बोला जाता है इंजीनियरिंग सर्विस, ये भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं। उसके बाद देखें तो वित्त सेवा यानी कि फाइनेंस सर्विस, उसके बाद देखें बैंकिंग सेवा, गवर्नमेंट बैंक भी हैं कई सारे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं किस सेक्टर की हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की हैं, यानी कि सरकारी सेवाओं के अंतर्गत इसको जाना जाता है। अब हम देखते हैं गैर सरकारी सेवा क्या होती है। अभी हमने बात करी सरकारी सेवा की, अब हम बात करेंगे गैर सरकारी सेवा की। तो जब सरकार अपने द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों को गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से लोगों तक पहुंचाने का काम करती है, अथवा लोग स्वयं अपने प्रयास से ऐसी सेवाओं के सृजन से लाभान्वित होते हैं, तो उसे गैर सरकारी सेवा कहा जाता है। इसमें क्या कहा गया कि सरकार अकेले सब कुछ नहीं कर सकती, कुछ काम वो गैर सरकारी संस्थानों से करवाते हैं। दूसरी बात, या तो लोग खुद से उन चीज़ों को क्रिएट करते हैं, यानी कि गैर सरकारी सेवा को क्रिएट करते हैं, जैसे कि कोई कंपनी हो गई, कोई उद्योग हो गया।
तो वहां पे जो सेवा की जा रही है और उस सेवा के बदले आपको क्या मिल रहा है, एक मंथली सैलरी मिल रही, तो ऐसे क्षेत्र क्या कहलाते हैं, ऐसे क्षेत्र कहलाते हैं गैर सरकारी सेवा कहलाती है, या नॉन गवर्नमेंट सर्विस कहलाती है, या जिसे हम प्राइवेट सेक्टर भी कह सकते हैं, निजी क्षेत्र भी कह सकते हैं। इसके भी कुछ उदाहरण हैं आपके सामने, जैसे कि बैंकिंग सेवा, प्राइवेट बैंक भी होते हैं, दूर संचार सेवा यानी कि टेलीकम्युनिकेशन सर्विस होती है, यातायात सेवा होती है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस होती है, स्वास्थ्य सेवा है, ठीक है, हेल्थ सर्विस है, स्वरोजगार सेवाएं यानी लोगों का खुद का रोजगार हो, ये सब बातें किस में आ जाएंगी, ये सब बातें आ जाएंगी आपकी गैर सरकारी सेवाओं में। इसके अलावा कुछ सेवाएं ऐसी भी हैं जो सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों ही स्तर पर चलाई जाती हैं, खासकर यातायात सेवाएं, शिक्षा सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, दूर संचार सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, ये सब ऐसी हैं जो दोनों सेक्टर के जरिए चलाई जाती हैं, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी, क्योंकि गवर्नमेंट इतना सब कुछ इतने बड़े रूप में अकेले नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, सरकारी सेवाएं क्या होती हैं, गैर सरकारी सेवाएं क्या होती हैं, और ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनको सरकारी लोग भी चलाते हैं और प्राइवेट लोग भी चलाते हैं, यानी कि वे सेवाएं जो सरकारी सेवा और गैर सरकारी सेवा दोनों के अंतर्गत आती हैं। इतनी बात हुई क्लियर? तो चलिए चलते हैं आगे। अब देखें हम कि सेवा क्षेत्र का महत्व क्या है। तो सेवा क्षेत्र के महत्व के बारे में जानते हैं और सबसे पहले देखते हैं सकल मूल्य, ठीक है। सकल मूल्य या जीवीए, जीवीए को बोला जाता है, जीवीए का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड, हिंदी में इसको बोला जाता है सकल मूल्य वर्धित। क्या बोला जाता है इसको हिंदी में इसको बोला जाता है सकल मूल्य वर्धित। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जीवीए क्या होता है, या ग्रॉस वैल्यू एडेड जिसको हिंदी में सकल मूल्य वर्धित कहते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो सकल मूल्य वर्धित ग्रॉस वैल्यू एडेड या जीवीए वो है कि जिसमें अर्थव्यवस्था के जो तीनों क्षेत्र हैं, कृषि क्षेत्र जो है, उद्योग क्षेत्र जो है और सेवा क्षेत्र जो है, इन तीनों का पूरे एक साल में कितना योगदान रहा देश की अर्थव्यवस्था में। इतनी बात आई आपको समझ में? अब देखें तो अब यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, सेवा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो अपन सेवा क्षेत्र का योगदान देखेंगे कि सेवा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र का कुल भारत के जीवीए के 137.51 लाख करोड़ रुपए का 53.66% हिस्सा है। यानी कि जीवीए में ग्रॉस वैल्यू एडेड में सकल मूल्य वर्धित में तीनों क्षेत्रों में से सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा हिस्सा है, और कितना है 53.66%। और ये डेटा कब का है, ये डेटा है अभी 2022-23 की आर्थिक समीक्षा का डेटा है ये। आगे देखें कि इस प्रकार देश के शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में सर्वाधिक हिस्सेदारी रखता है कौन, सेवा क्षेत्र। ये एक महत्व हो गया। चलते हैं दूसरे महत्व की तरफ। तो सेवा क्षेत्र जो है औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देता है। कैसे देता है ये जान लेते हैं, चलिए देखते हैं। तो सेवा क्षेत्र विनिर्मित वस्तुओं के वितरण के समर्थन में परिवहन, बैंकिंग, बिजली, मरम्मत या संचार जैसी विभिन्न सुविधाएं प्रदान करता है जो किसी देश में उद्योग के विकास को सीधे प्रभावित करती हैं। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत बैंकिंग सुविधाएं हो, परिवहन सुविधाएं हो, बिजली हो, कम्युनिकेशन हो, ये सारी सर्विसेज जो हैं औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देती हैं, क्योंकि ये अपनी सेवाएं उद्योगों को देती हैं। तो फटाफट से इन दो महत्व को आप फटाफट नोट कर लें, फिर जानते हैं हम इसके सेवा क्षेत्र के और आगे के महत्व के बारे में भी। तो इतना सब कुछ आपने नोट कर लिया होगा। अब जल्दी से हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं कि किस तरीके से सेवा क्षेत्र जो है औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देता है। यहाँ पे उदाहरण के जरिए हम समझ रहे हैं कि उदाहरण अपन को क्या दिया गया है, उदाहरण अपन को ये दिया गया है, एक सेकेंड, चलिए हाँ। तो एग्जाम्पल है आपके सामने कि परिवहन प्रणाली
अब ध्यान देना, परिवहन प्रणाली सेवा क्षेत्र का ही एक भाग है। तो परिवहन प्रणाली यानी कि आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करी जा रही है। तो परिवहन प्रणाली मजदूरों, कच्चे माल और तैयार माल को उनके गंतव्य तक ले जाने में मदद करती है। परिवहन के द्वारा ही एक व्यक्ति दूसरी जगह पर जा सकता है, दूसरी जगह पर सामान जा सकता है। तो अब उद्योगों में कौन कौन काम करता है? मजदूर काम करते हैं, कच्चा माल होता है उद्योगों के लिए, अगर कोई प्रोडक्ट बनाना है तो वहां तक रॉ मटेरियल पहुंचाना होगा, और जब मजदूरों द्वारा उस रॉ मटेरियल को एक प्रोडक्ट में बदल दिया जाएगा तो वो माल भी एक जगह से दूसरी जगह जहां पे उस माल की डिमांड करी गई होगी वहां तक, वहां पे हमें क्या पहुंचानी पड़ेगी? उसकी सप्लाई पहुंचानी पड़ेगी। तो ये रोल हो गया किसका? परिवहन प्रणाली का रोल हो गया। दूसरी बात करें उत्पाद के लिए, बाजार बनाने के लिए संचार नेटवर्क की, तो दूसरी चीज क्या हो गई? दूसरी सेवा क्या हो गई? एक सेवा थी अपनी परिवहन प्रणाली, और दूसरी सेवा क्या है? दूसरी सेवा है आपकी संचार नेटवर्क यानी कि कम्युनिकेशन नेटवर्क की। अब उस सामग्री को हमें बाजार के नेटवर्क से जोड़ना है, ठीक है। तो कनेक्टिविटी के लिए किसकी जरूरत होगी? कनेक्टिविटी के लिए, नेटवर्क बनाने के लिए संचार यानी कि कम्युनिकेशन की जरूरत होगी, ठीक है। उसके बाद जो है, और उद्योगों की समृद्धि के लिए हमें बैंकिंग और बिजली की आवश्यकता होगी। एक उद्योग कैसे चल सकता है? एक उद्योग जो है बिजली के बल पर ही चलेगा। दूसरी बात, उद्योग खोलने के लिए पूंजी की आवश्यकता होगी। पूंजी की आवश्यकता हम कहाँ से जो है पूंजी की पूर्ति कहाँ से कर सकते हैं? पूंजी की पूर्ति जो है हम बैंक से लोन लेके कर सकते हैं। साथ ही साथ उद्योगों के द्वारा जो भी आप बचत करेंगे उसको भी आप सेव करेंगे। कहाँ करेंगे? बैंकों में सेव करेंगे। इसके बाद चले इसके अलावा बाजार से प्रतिक्रिया, तेज डिलीवरी और साथ ही उत्पादों को अनुकूलित करने की क्षमता भी सेवा उद्योगों पर ही निर्भर है। तो किस तरीके से हमने कनेक्टिविटी के माध्यम से एक उदाहरण के जरिए सारी सेवाओं को इकट्ठा किया और सेवा क्षेत्र में उन सेवाओं को लगाया, ठीक है, यानी कि उद्योग क्षेत्र में उन सेवाओं का हमने उपयोग किया। तो इस उदाहरण के जरिए कैसे सेवा क्षेत्र जो है औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देता है, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो चलिए चलते हैं आगे। तीसरा महत्व देखें। तीसरे महत्व की बात करें तो कृषि का विकास होता है। कृषि का विकास कैसे होता है? तो सेवा क्षेत्र नेटवर्क सुविधाएं प्रदान करके कृषि उत्पादों के विकास में मदद करती हैं। कैसे? जैसे कच्चे माल और तैयार माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कृषि के द्वारा जो भी कच्चा माल प्राप्त होता है उसको दूसरी जगह पहुंचाने में, यानी कि वो कच्चा माल एक उत्पाद बने, एक प्रोडक्ट बने, उससे कई सारी चीजें बनाई जाए, ठीक है। तो वहां पे किसकी भूमिका आ रही है? सेवा क्षेत्र की भूमिका आ रही है। बात हुई क्लियर? चलिए चलते हैं सेवा क्षेत्र के चौथे महत्व की तरफ, वस्तुओं की उत्पादकता में वृद्धि। तो वस्तुओं की उत्पादकता में कैसे वृद्धि होती है? सेवा क्षेत्र जो है श्रमिकों को उचित तकनीकी ज्ञान, शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उन्हें उचित चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान करने में मदद करता है। साथ ही साथ इसके अलावा सेवा क्षेत्र संचार और परिवहन प्रणालियों के एक संगठित नेटवर्क की सुविधा भी प्रदान करता है, जो श्रमिकों के बीच गतिशीलता और जानकारी बढ़ाने में मदद करता है, जिससे उत्पादकता में जो है क्या होती है? बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है। यानी कि सेवा क्षेत्र जो है श्रमिकों को टेक्नोलॉजी का ज्ञान दे रहा है, शिक्षा प्रदान कर रहा है, साथ साथ उन्हें चिकित्सा सुविधाएं भी दे रहा है। ये सारी सुविधाएं अगर श्रमिकों को मिलती हैं तो उनकी उत्पादकता में वृद्धि होगी, वो ज़्यादा उत्पादन कर पाएंगे, ज़्यादा क्षमता के साथ काम कर पाएंगे। तो उत्पादकता में वृद्धि हो रही है। कैसे? सेवा क्षेत्र के जरिए। किन सेवा क्षेत्रों के जरिए? यानी कि नेटवर्क के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए, एजुकेशन के जरिए, मेडिकल सुविधाओं के जरिए। चलिए देखते हैं आगे। और सेवा क्षेत्र अच्छी गुणवत्ता वाला जीवन भी प्रदान करता है। कैसे प्रदान करता है आइए जानते हैं। तो शिक्षा और स्वास्थ्य, बैंकिंग और बीमा के साथ साथ संचार और परिवहन के क्षेत्र में बेहतर सेवाएं प्रदान करके, यानी कि अच्छी गुणवत्ता का जीवन कैसे हो सकता है? शिक्षा के द्वारा, शिक्षा का सेवा का एक क्षेत्र है। स्वास्थ्य के द्वारा,
बैंकिंग के द्वारा, बीमा के साथ साथ संचार और परिवहन के क्षेत्र में अगर बेहतर सेवाएं आपको मिल रही हैं, यानी कि आपका जीवन स्तर अच्छा हो रहा है, जीवन जीने की जो आपकी लाइफ स्टाइल कहा जाता है वो अच्छी हो रही है। सेवा क्षेत्र ने देश में जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद की है और इस प्रकार देश के मानव विकास सूचकांक HDI को बढ़ाने में भी मदद की है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि सेवा क्षेत्र जो है किस किस तरीके से हमें एक अच्छी गुणवत्ता का जीवन प्रदान करता है। तो चलिए चलते हैं आगे। बाजार का विकास, बाजार का विकास। अब सेवा क्षेत्र के जरिए बाजार का विकास कैसे होता है इसको जान लेते हैं। यह क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीयक दोनों क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने वाली विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है और इस प्रकार कृषि और उद्योगों दोनों के लिए तैयार माल के साथ साथ कच्चे माल या आधे तैयार किए गए माल के लिए बाजार उपलब्ध कराने में भी मदद करता है। यानी कि कच्चे माल के लिए उद्योग कच्चे माल जो है उद्योगों तक जाएंगे, उद्योग से उत्पाद बनेगा, किसके जरिए जाएंगे? सेवा क्षेत्र के जरिए जाएंगे। तैयार माल जो है उसकी बाजार में सप्लाई होगी तो बाजार बनेगा, बाजार कैसे बनेगा? सेवा क्षेत्र के जरिए बनेगा। ठीक है, चलिए तो देखें सातवां महत्व देखें कि सेवा क्षेत्र जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि करता है। कैसे करता है? सेवाओं में भारत के व्यापार में पर्याप्त वृद्धि दर्ज की गई है। कैसे दर्ज की गई है? क्योंकि देश की ICT सेवाएं यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT का फुल फॉर्म ये मैंने आपको बताया। तो भारत जो है ICT सेवाओं में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन गया है, जिससे निर्यात भी कई गुना ज्यादा बढ़ा और भारत के व्यापार अधिशेष में वृद्धि हुई। साथ ही साथ सेवा निर्यात यानी कि यहाँ के व्यक्ति दूसरी जगह जा रहे हैं, व्यक्तियों का निर्यात हो रहा है, यानी कि सेवा क्षेत्र में जो लोग रोजगार पाना चाहते हैं वो दूसरी जगह जाके काम कर रहे हैं। तो सेवा क्षेत्र ने अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियों की मात्रा बढ़ाकर और उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्र में श्रम को पुनः आवंटित करके समावेशी आर्थिक प्रक्रियाओं में योगदान दिया है। क्लियर हुई बात? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है लोग अपनी सेवाएं देने जा रहे हैं, दूसरे लोग यहाँ आके काम कर रहे हैं। तो सेवा क्षेत्र ने जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी वृद्धि करी है। उसके बाद देखें कि क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करता है। कैसे करता है सेवा क्षेत्र? तो यहाँ पे बात लिखी है कि सेवा क्षेत्र ने हर छोटे शहर और गांव को संचार और परिवहन की सुव्यवस्थित प्रणाली के माध्यम से जोड़ना संभव बना दिया है। यानी कि हर तरीके की सुविधाएं अब हर एक जगह उपलब्ध हैं, चाहे वो छोटा सा गांव हो, शहर हो, कुछ भी हो। ठीक है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जगह में अगर सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं तो क्षेत्रीय असमानता दूर हो रही है। यानी कि हर क्षेत्र जो है, हर क्षेत्र में कई सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जो सुविधाएं एक जगह उपलब्ध है वही दूसरी जगह उपलब्ध है। अगर कोई सुविधा एक जगह है एक जगह नहीं है तो वहाँ क्या है? वहाँ असमानता की स्थिति है। लेकिन अगर सारी सुविधाएं हर जगह उपलब्ध हैं तो मतलब सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास हो रहा है। तो सेवा क्षेत्र के जरिए ही क्षेत्रीय असमानताओं को दूर किया गया है। साथ ही साथ इसके अलावा देश के विभिन्न पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा, चिकित्सा के साथ साथ बैंकिंग सेवाओं के विस्तार ने पूरे देश में क्षेत्रीय असंतुलन और असमानताओं को दूर करने में भी मदद करी है। तो इस तरीके से जो है हमने कई सारे पॉइंट्स में सेवा क्षेत्र के महत्व को जाना कि सेवा क्षेत्र का योगदान किस तरीके से एक देश की अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक हो सकता है। तो इस तरीके से हमने सेवा क्षेत्र के महत्व को बहुत अच्छे से जाना। अब चलते हैं आगे। अब हम देखेंगे कि रोजगार सृजन के रूप में सेवाओं की क्या भूमिका है। सेवाएं कैसे रोज नए रोजगारों को बनाती हैं, रोज नए रोजगारों का निर्माण करती हैं, रोजगारों का सृजन करती हैं। क्या है भूमिका सेवाओं की रोजगार
को बनाने में, रोजगार निर्माण में या रोजगार सृजन करने में। तो चलिए जानते हैं, पहला पॉइंट है यहाँ पे कि सेवा का क्षेत्र जो है सरकारी हो या गैर सरकारी, दोनों परिस्थितियों में ही सेवा का सृजन होता है, रोजगार का सृजन होता है। अपन ने सेवा के दो क्षेत्र पढ़े हैं, एक सरकारी और एक गैर सरकारी। तो दोनों ही क्षेत्र जो है रोजगार निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। दूसरी बात करें तो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण लोगों की आवश्यकताएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतनी आवश्यकताएं बढ़ेंगी। साथ ही साथ इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के उद्योगों का विकास भी हो रहा है। यानी कि जब इतनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होगी तो अर्थव्यवस्था में भी उद्योगों का विकास करना होगा। जब तो उत्पादन होगा, जब तो प्रोडक्शन होगा, जब तो इतनी बड़ी जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति करी जाएगी। इतनी बात समझ में आई। अब देखें कि नए नए कल कारखाने खोले जा रहे हैं। इन कल कारखानों को चलाने के लिए आवश्यक आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जा रहा है। आधारभूत संरचनाएं से क्या मतलब है? आधारभूत संरचनाओं से ये मतलब है यानी कि वित्त की सेवा, बैंकिंग की सेवा, परिवहन की सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें क्या हैं? ये एक बेसिक चीजें हैं जिसकी जरूरत हर एक व्यक्ति को होती है, हर एक गांव, शहर, देश, राज्य सबको होती है। तो ये सारी चीजें जो यहाँ पे बताई गई हैं, ये बताई गई है कि सेवा क्षेत्र कैसे रोजगार में बढ़ावा दे रहा है। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट के जरिए हम क्या जान रहे हैं? हम जान रहे हैं कि रोजगार को बनाने में सेवा क्षेत्र की क्या भूमिका है। इसी क्रम में आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि संरचनाओं के विकास के लिए हमें प्रशिक्षित, यहाँ पे ध्यान देना, बहुत ही अच्छी बात कही जा रही है, प्रशिक्षित, अर्ध प्रशिक्षित और अप्रशिक्षितों की आवश्यकता होती है। कैसे? प्रशिक्षित लोगों की तो है ही, मतलब कि जो बहुत अच्छे से शिक्षित हों, वेल ट्रेंड हों। साथ ही साथ अर्ध प्रशिक्षित से क्या मतलब है? अर्ध प्रशिक्षित से क्या मतलब है? यानी कि पूर्ण रूप से शिक्षित तो नहीं है, यानी कि जितनी क्वालिफिकेशन प्रशिक्षित व्यक्तियों में है उतनी नहीं है। फिर उसके बाद देखें कि अप्रशिक्षित, यानी कि बिल्कुल भी प्रशिक्षित नहीं है, बिल्कुल भी शिक्षित नहीं है। तो एक उद्योग को चलाने के लिए, किसी भी व्यापार या कंपनी को चलाने के लिए हर तरीके के लोगों की आवश्यकता होती है। ऊपर से लेके नीचे, उसके नीचे हर लेवल के व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। अगर सारे व्यक्ति शिक्षित हों तो क्या वो शिक्षित व्यक्ति हर काम कर सकता है? नहीं करेगा। या सारे व्यक्ति शिक्षित ना हो, एकदम ही अप्रशिक्षित हो, तो वो बड़े लेवल का काम भी कर सकते हैं क्या? तो एक कंपनी में आप देखते होंगे कि मैनेजर भी, उसके नीचे की अन्य कर्मचारी भी हैं, उसके नीचे अन्य कई कर्मचारी भी हैं। तो इन कर्मचारियों का लेवल कैसे डिसाइड हुआ? वो ऐसे हुआ जिसकी जितनी योग्यता है उसका उतना काम है, उस हिसाब से उसको काम सौंपा जाएगा, उस हिसाब से उसको सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो यहाँ पे वही बात कही जा रही है कि संरचनाओं के विकास के लिए हमें प्रशिक्षित, अर्ध प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षितों की आवश्यकता होती है। यही प्रशिक्षित, अर्ध प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित लोग जो हैं मानव पूंजी की धरोहर होते हैं, मानव पूंजी के रूप में ही जाने जाते हैं। अब बात करें कि मानव पूंजी को सबल बनाने हेतु हमें शिक्षा के क्षेत्र के विकास पर व्यापक स्तर पर प्रयास करना होगा, क्योंकि शिक्षा ही वो साधन है जिसके बल पर आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। जितना ही शिक्षा का स्तर मजबूत होगा उतनी ही अधिक मात्रा में मानव बल का प्रयोग आधुनिक उद्योग धंधों में किया जाएगा, क्योंकि दुनिया रोज तेजी से बदल रही है, आगे बढ़ रही है, नई चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए कि हर पर्सन वेल एजुकेटेड हो, हर पर्सन जो है शिक्षित हो, हर व्यक्ति शिक्षित हो, जिससे हमारा उत्पादन बढ़ेगा और लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति करने में जो है हमारा देश सफल हो पाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या देखा? इस तरीके से हमने देखा कि सेवा क्षेत्र जो है किस तरीके से रोजगार सृजन में, रोजगार को बढ़ावा देने में, रोज नए रोजगार का निर्माण करने में किस तरीके से अपना योगदान देता है। आगे देखें तो
कुछ राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार द्वारा रोजगार सृजन करने के लिए कई काम चलाए जा रहे हैं। यहाँ पे रोजगार सृजन की ही बात चल रही है। तो सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार सृजन करने के लिए कुछ कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, जिनका इम्प्लीमेंटेशन जो है या कार्यान्वयन जो है राज्य सरकार द्वारा भी किया जा रहा है। यानी कि ओवरऑल बात करें कि सरकार द्वारा रोजगार सृजन के क्षेत्र में किए गए काम अब जो है हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे पहली योजना जो आपको दिख रही है, काम के बदले अनाज। इसमें क्या किया, इसका नाम ही आप देखें, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि सरकार जो है आपसे काम करा रही है और काम के बदले उस योजना के तहत जो है आपको अनाज दिया जाएगा। दूसरी बात करें तो सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम चलाया है, सरकार ने ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया है, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाया गया है, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाया गया है, फिर उसके बाद जो है जवाहर रोजगार योजना भी चलाई गई है। तो ये सब बातें क्या है, ये सब बातें हैं सरकार द्वारा जो है रोजगार निर्माण में किए गए प्रयास। यहाँ पे बात करें स्वयं सहायता समूह की, जिसको हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं तो स्वयं सहायता समूह वो होते हैं जो कि जिसमें 15 से 20 सदस्य होते हैं, जिसमें अधिकांश महिलाएं होती हैं। वो सारे लोग मिलके एक समूह में एक काम करते हैं, उस काम के जरिए पैसा कमाते हैं, उस पैसे से खुद का भी ध्यान रखते हैं, साथ ही साथ अपने परिवार का ध्यान रखते हैं और बचत भी करते हैं, और बचत के माध्यम से पूरे समूह की भी सहायता करते हैं। उसके बाद हम देखें नरेगा, जिसको वर्तमान में मनरेगा के नाम से जाना जाता है। 2005 में जब ये बात आई थी, जब ये योजना आई थी तो 2005 में जो है इसको नरेगा के नाम से जाना जाता था और 2009 में इसको मनरेगा के नाम से जाना जाने लगा। इसमें क्या होता है, इसमें इस योजना के तहत ये होता है कि हर व्यक्ति को काम देना कंपलसरी है, यानी कि कम से कम 100 दिनों का रोजगार 365 दिनों में से दिया जाएगा, एक तय मजदूरी पे दिया जाएगा और वो काम उसको उस व्यक्ति को 5 किलोमीटर के एरिया में दिया जाएगा। अगर 5 किलोमीटर के एरिया में काम उपलब्ध नहीं है तो 5 किलोमीटर के एरिया से बाहर जाना पड़ेगा उसको, तो उसको उस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा पैसा भी दिया जाएगा। यानी कि रोजगार की अनिवार्यता सरकार की तरफ से इस योजना के माध्यम से तय की गई है। तो उपयुक्त सेवाओं के माध्यम से देश की बेरोजगारी की समस्या को दूर करने की कोशिश की जा रही है। किस स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के द्वारा की जा रही है, जिसका क्रियान्वयन राज्य की सरकारें भी कर रही हैं, जिनका इम्प्लीमेंटेशन राज्य सरकार जो है अपने राज्य में लागू करके भी कर रही है। तो चलिए चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे भारत जो है विश्व को सेवा प्रदाता के रूप में, यानी कि भारत जो है विश्व को किस तरीके से अपनी सेवाएं दे रहा है, इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें देखें अपन कि 21वीं शताब्दी के विश्व के सेवा क्षेत्र में भारतीय श्रम पूंजी का अत्यधिक योगदान रहा है। कैसे रहा है, तो बात करें इंग्लैंड की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पूरे विश्व की बात कर रहे हैं कि भारत ने विश्व में किस तरीके से अपनी सेवाएं दी हैं। अब बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड के स्वास्थ्य और परिवहन सेवाओं में भारतीय श्रम शक्ति का अत्यधिक योगदान था। फिर दूसरी बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का अंतरिक्ष विज्ञान यानी कि स्पेस साइंस की बात करें स्पेस साइंस की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतरिक्ष विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी की बात करें, ठीक है, तो इस क्षेत्र में आज भी भारतीय श्रम शक्ति के योगदान को सभी लोग स्वीकार करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें कि श्रम शक्ति के इसी योगदान के कारण पहले जहां बढ़ती हुई जनसंख्या देश के लिए अभिशाप मानी जाती थी, यानी कि पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, यानी कि भारत पूरे विश्व में जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान रखता है। तो
तो जहां पहले ये जनसंख्या जो है एक अभिशाप के रूप में मानी जाती थी, वहीं वहीं ये जनसंख्या वरदान के रूप में मानी जा रही है। क्यों? क्योंकि भारत की जितनी जनसंख्या है उसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है भारत के युवाओं की है, यानी कि भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। तो जब इतनी बड़ी युवा शक्ति हमारे पास है तो आप सोचो कि एक युवा क्या क्या नहीं कर सकता, तो अब इतने सारे युवा मिलके क्या नहीं कर सकते। जिस देश में युवाओं की कमी ना हो उस देश को कोई दिक्कत हो सकती है क्या? बस जरूरत है कि युवाओं को अच्छे से अच्छा काम करने की, खुद को हमेशा किसी ना किसी काम में लगाए रखने की, रोज नई चीजों को सीखने की। तो यहाँ पे वही बात कही गई है कि श्रम शक्ति के इस योगदान के कारण जो है पहले जहां बढ़ती हुई जनसंख्या देश के लिए अभिशाप मानी जाती थी, वहीं दक्षता यानी कि आपकी स्किल और ज्ञान की वृद्धि के कारण यानी कि नॉलेज में बढ़ोतरी के कारण अब जनसंख्या को जो है मानव पूंजी के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है। इतनी बात क्लियर हुई, यानी कि जहां पहले भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या को अभिशाप माना जाता था उसी को अब मानव पूंजी के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है। मानव पूंजी क्या क्या होती है? शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर व्यक्ति की शिक्षा अच्छी है, स्वास्थ्य अच्छा है, उसका रहन सहन, खाना पीना, ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं, तो वो एक अच्छे लेवल पे काम कर सकता है। ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य है तो बाकी की जो आवश्यकता है जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान, वो एक अच्छे लेवल पे ठीक ठाक कर सकता है। तो इतनी बात समझ में आई आपको कि भारत विश्व को किस तरीके से सेवाएं देता है। आगे देखें, आज भारत को विश्व का अग्रणी युवा देश कहा जाता है। मैंने अभी आपको यही बात बताई। क्योंकि यहाँ अपेक्षाकृत संपूर्ण जनसंख्या में ऊर्जावान युवा वर्ग की संख्या अधिक हो गई है। यह विकास की गति को बढ़ाने में मददगार साबित हो रहा है। उदारीकरण के कारण, अब बात करें अगले पॉइंट की तरफ बढ़ें तो उदारीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। उदारीकरण क्या होता है? उदारीकरण के द्वारा ही व्यापारिक प्रतिबंध हटाए जाते हैं और व्यापारिक प्रतिबंध खत्म होते ही दो देशों के बीच व्यापार करना आसान हो जाता है। माल को आयात करने और माल को निर्यात करने के रास्ते खोल दिए जाते हैं। तो उदारीकरण के कारण विश्व के सेवा क्षेत्र में जो विकास की गति आई है उसका लाभ सभी देशों को प्राप्त होने लगा है, क्योंकि व्यापारिक प्रतिबंध घट गए, लोग दूसरे देशों में भी जाके काम करने लगे, वहां जाके अपनी सेवाएं देने लगे। तो उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के वर्तमान युग में पूरा विश्व जो है एक बाजार के रूप में उभर कर सामने आया है। इतनी बात आपको क्लियर हुई कि किस तरीके से भारत का युवा और उदारीकरण और वैश्वीकरण जो है भारत को विश्व के लेवल पे जो है अग्रणी बना रहा है। यहाँ के लोग दूसरे देशों में अपनी सेवाएं देने के लिए जा रहे हैं। अब देखें कि वैश्वीकरण के कारण क्या परिणाम निकल के आ रहा है। यहाँ पे देखें कि जिसके कारण ना केवल एक देश की वस्तुएं दुनिया के सभी बाजारों में सर्वसुलभ हो गई हैं, बल्कि उस वस्तु का उत्पादन क्षेत्र भी अलग अलग हो गया है। यानी कि पहले जो वस्तु सिर्फ किसी एक देश में मिलती थी अब वो हर देश में मिल रही है। इसके साथ साथ उस वस्तु का उत्पादन भी अब हर देश में होने लगा है। अगर किसी वस्तु का उत्पादन हर जगह हो रहा है तो उत्पादन के लिए वहां पे आपको उद्योग कारखाने लगाने की आवश्यकता तो पड़ेगी, ऐसे संस्थान या इंस्टीट्यूशंस लगाने की आवश्यकता तो पड़ेगी। तो उससे क्या होगा? उससे लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो देश में उत्पादन संस्थान बने हैं और जहां सस्ते मूल्य पर श्रम उपलब्ध है, सस्ते मूल्य पर श्रम उपलब्ध है, इसीलिए तो दूसरे देश की कंपनियां यहाँ पे आई ताकि उन्हें अपने प्रोडक्शन में, अपने उत्पादन में जो है कम लागत लगे। अब कम लागत लगेगी तो फायदा भी ज्यादा होगा। क्लियर हुई इतनी बातें कि किस तरीके से जो है भारत ने अपनी जगह विश्व में, पूरे विश्व में एक सेवा प्रदाता के रूप में बनाई है और एक अग्रणी स्थान हासिल किया है इस क्षेत्र में। अब सस्ता श्रम है
चूंकि सस्ता श्रम है तो सस्ते श्रम वाले क्षेत्र में सेवा क्षेत्र का विस्तार होगा ही। वहीं अपेक्षाकृत कम लागत मूल्य पर वस्तुएं भी उपलब्ध होंगी, जो कि होने लगी हैं। अब देखें कि भारत आज तेजी से ध्वनि आधारित प्रक्रिया यानी कि वॉइस बेस्ड बिजनेस प्रोसेस, यानी कि जैसे कॉल सेंटर के नाम से या बीपीओ के नाम से भी जाना जाता है, इस बारे में भी अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो भारत जो है आज तेजी से बीपीओ या कॉल सेंटर यानी कि ध्वनि आधारित प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। अभिलेखांकन यानी कि रिकॉर्ड कीपिंग, उसके बाद देखें कि लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग, बैंकिंग सेवाएं, रेलवे पूछताछ, संगीत की रिकॉर्डिंग, पुस्तक शब्दांकन यानी कि बुक ट्रांसक्रिप्शन, चिकित्सा संबंधी समाधान परामर्श यानी कि मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, शिक्षण एवं शोध कार्य इत्यादि अनेक सेवाएं किसको दे रहा है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपीय यूनियन जैसे कई विकसित देशों की कंपनियां प्रायः भारत की छोटी छोटी कंपनी या छोटे छोटे संस्थानों से ले रही हैं। ये सारी सेवाएं जो है भारत दूसरे देश की बड़ी बड़ी कंपनियों को, दूसरे देश जो विकसित देश हैं, दुनिया के जो विकसित देश हैं, उनको भारत जो है अपनी छोटी छोटी कंपनी, छोटे छोटे संस्थाओं के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रहा है। तो इस तरीके से जो है आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि भारत जो है किस तरीके से विश्व को अपनी सेवाएं दे रहा है और लोग जो है भारत के व्यक्तियों से ही सेवाएं ले रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि दूसरे देशों से हम दूसरी चीजें तो सीखेंगे ही, साथ ही साथ हमारी अर्थव्यवस्था का भी विकास होगा। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र का ओवरऑल बात करें तो सेवा क्षेत्र जो है विश्व को सेवाएं देके, भारत का सेवा क्षेत्र जो है विश्व को सेवाएं देके अपने भारत देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है। इसीलिए वर्तमान में सेवा क्षेत्र का योगदान देश के लिए सबसे ज्यादा है, देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में सबसे ज्यादा है, तीनों क्षेत्रों में सबसे ज्यादा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखेंगे हम सेवा क्षेत्र की कुछ बुनियादी सुविधाओं के बारे में कि कौन सी सेवा क्षेत्र की बुनियादी सुविधाएं हैं। जैसे कि सेवा क्षेत्र के विकास के लिए देश एवं राज्य स्तर पर बुनियादी सुविधाओं का होना नितांत आवश्यक है। ये सुविधाएं विकास धारा के रीढ़ की हड्डी के समान है, यानी कि जब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो कैसे दूसरे काम होंगे। अगर शरीर में रीढ़ की हड्डी ही नहीं होगी तो आपका शरीर कैसे खड़ा रहेगा। उसी तरीके से बुनियादी आवश्यकताएं जो है, सेवा क्षेत्र की बुनियादी आवश्यकताएं जो हैं, अगर वो नहीं रहेंगी तो बाकी के काम कैसे होंगे। तो आगे इसी में हम यही जानने वाले हैं कि सेवा क्षेत्र की बुनियादी सुविधाएं कौन कौन सी हैं। तो जल्दी से यहाँ पे आप नोट करें, फिर अपन एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आगे बढ़ेंगे और सेवा क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं के बारे में जानेंगे। तो सेवा क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं के बारे में आपने इतना नोट कर लिया होगा। अब जानते हैं इन बुनियादी सुविधाओं को एक फ्लो चार्ट के माध्यम से। उस फ्लो चार्ट में आपको कुछ बुनियादी सुविधाएं दर्शाई गई हैं जिनके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी नींव किस तरीके की होती है। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे आपके शरीर के बैलेंस को बनाए रखने के लिए रीढ़ की हड्डी की जरूरत होती है, लेकिन यदि वही रीढ़ की हड्डी टूट जाती है या उसमें कुछ खराबी हो जाती है तो आपके शारीरिक ढांचे में भी दिक्कत पैदा हो जाती है। ठीक उसी तरीके से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को खड़ा रखने के लिए, विकसित बनाने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता होती है, आधारभूत संरचना की आवश्यकता होती है, जिसे ही बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं इस फ्लो चार्ट के माध्यम से कि बुनियादी सुविधाएं या आधारभूत ढांचा यानी कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। इसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है। जैसे कि एक है आर्थिक आधारभूत संरचना यानी कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा गैर आर्थिक आधारभूत संरचना यानी कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर? चलिए तो सबसे पहले जान लेते हैं आर्थिक आधारभूत संरचना यानी कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है आर्थिक आधारभूत संरचना में आपको चार चीजें दिखाई दे रही हैं, चार आधारभूत चीजें दिखाई दे रही हैं। जैसे कि एक तो हो गया वित्त यानी कि फाइनेंस, एक हो गया ऊर्जा
यानी कि एनर्जी, फिर उसके बाद चलते हैं यातायात यानी कि ट्रांसपोर्ट की तरफ, फिर उसके बाद हम देखते हैं संचार यानी कि कम्युनिकेशन मीडियम। तो ये चार चीजें क्या हैं? चार चीजें क्या है? ये है किसी भी चीज की बेसिक चीज है, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने की उसकी नींव है। जैसे कि मान लो आप कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, बड़े तौर पे व्यवसाय करना चाहते हैं, एक अच्छे लेवल पे व्यवसाय करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको वित्त यानी कि फाइनेंस की जरूरत होगी। अब आप फाइनेंशियली कैसे स्ट्रांग हो सकते हैं? यानी कि सबसे पहले किसी भी उद्योग धंधे को खड़ा रखने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए पैसा। जरूरी नहीं कि उतनी मात्रा में आपके पास पैसा अवेलेबल हो। आप किससे मदद मांगेंगे? आप मदद मांगेंगे बैंकिंग सेक्टर से, वहां से लोन लेंगे, या किसी दूसरे माध्यम से आप उधार लेने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात करें हम एनर्जी की या ऊर्जा की, तो ऊर्जा कैसे आवश्यक है? बिल्कुल है। ऊर्जा कई फॉर्म में होती है, कई रूपों में होती है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत या परंपरागत ऊर्जा स्रोत, यानी कि एक तरफ वो ऊर्जा संसाधन जो हमेशा के लिए बने रहते हैं, कभी खत्म नहीं होते हैं। दूसरी तरफ ऊर्जा के वे संसाधन जो एक बार उपयोग करने पर खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही थी कि मान लो आपके लिए कोई व्यवसाय खड़ा करना है, कोई उद्योग धंधा खड़ा करना है, तो फाइनेंशियली तो स्ट्रांग आप हो गए, आपके पास पैसे तो मिल गए। अब उस उद्योग को खड़ा करने के लिए, चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। वो ऊर्जा आप विद्युत के फॉर्म में भी ले सकते हैं, यानी कि बिजली के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका क्या हो गया? ऊर्जा हो गया, ठीक है। तीसरी बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो जिस किसी चीज का प्रोडक्शन आप अपने उद्योग में, आप अपनी इंडस्ट्री में कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या आवश्यक होगा? परिवहन। यानी कि कैसे? जिस चीज का आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, उस चीज के लिए कच्चा माल आपके पास कहाँ से आएगा? अगर कच्चा माल किसी दूसरे स्थान से आ रहा है तो वो ऐसे तो आ नहीं जाएगा, उसके लिए क्या लगेगा? उसके लिए परिवहन की आवश्यकता पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया, अब वो प्रोडक्ट आपको बाजार में सप्लाई करना है, दूसरे जगह सप्लाई करना है, तो आप क्या करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से ही सप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें कम्युनिकेशन की, चौथी बेसिक चीज जो है कम्युनिकेशन की बात करें तो संचार माध्यम कैसे उपयोगी है? संचार माध्यम सबसे ज्यादा उपयोगी है। आपको अपना माल सप्लाई तो करना है, लेकिन बाजार तक आप पहुंच कैसे बनाएंगे? बाजार में अपना विज्ञापन कैसे देंगे? एडवर्टीजमेंट कैसे करेंगे आप अपने प्रोडक्ट का? लोगों तक उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उस उत्पाद से रिलेटेड बात कैसे पहुंचाएंगे? कम्युनिकेशन के माध्यम से। जब तक आप अपने प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक आप व्यवसाय कैसे करेंगे? तो ये जो चार चीजें हैं, वित्त, ऊर्जा, यातायात और संचार, जो कि आर्थिक आधारभूत संरचना है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि आपके आर्थिक विकास में सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हम दूसरी तरफ देखें, आप इस फ्लो चार्ट में दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे दिया गया है गैर आर्थिक आधारभूत संरचना, यानी कि नॉन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आप देख रहे हैं शिक्षा, नागरिक सेवाएं, स्वास्थ्य, ठीक है, ये तीन चीजें आप देखें तो एजुकेशन कैसे इंपॉर्टेंट है? अगर आप सेवा क्षेत्र में काम कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? आपको शिक्षित होना जरूरी है। एक बात क्लियर हुई। अब उस शिक्षा के माध्यम से ही आप जो है सेवा क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, अपना प्रमोशन ले सकते हैं, अनुभवों के आधार पर प्रमोशन ले सकते हैं। और पहली बात, शिक्षा के आधार पर ही आपको सेवा क्षेत्र में, अन्य दूसरे क्षेत्रों में भी आपको रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना रहती है। उसके बाद हम देखें नागरिक सेवाएं, सिविल सर्विसेज, ठीक है, और उसके बाद हम देखें स्वास्थ्य। तो सबसे पहले बात हम करेंगे नागरिक सेवाओं की। आपको सिविल सर्विसेज कौन कौन सी मिल रही हैं? कौन कौन सी सिविल सर्विसेज मिल रही हैं? आप जब कोई भी प्रशासनिक काम के लिए जाते हैं, यानी कि कोई कार्यालयी काम के लिए जाते हैं, आप अपने आसपास के एरिया की तहसील की बात कर लें या नगर पालिका की बात कर लें, तो आपको वहां से क्या सेवाएं प्राप्त होती हैं? लोक सेवा केंद्र से आपको क्या सेवाएं प्राप्त होती हैं? यानी कि जैसे मान लो
आपका जमीन जायदाद से संबंधित कोई आर्थिक काम हो। उसके बाद हम बात करें यदि आपका कोई इनकम सर्टिफिकेट बनना हो, ठीक है, या फिर आपका निवास प्रमाण पत्र बनना हो, जितने भी कागजी काम हैं कहाँ से हो रहे हैं, प्रशासनिक सेवाओं से हो रहे हैं। दूसरी बात ये तो अपन ऊपर की बात कर ली, अब थोड़ा निचले स्तर की बात करें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हमारी डेली लाइफ में काम आती है। आपने आप जहाँ भी रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस गली में रहते हैं, वहाँ की साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी होती है, वहाँ की स्वच्छता बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो जो साफ सफाई करने वाले आ रहे हैं सरकार की तरफ से, जो साफ सफाई करने आ रहे हैं, वो आपको क्या दे रहे हैं, नागरिक सेवाएं ही दे रहे हैं। किस तरीके की सेवा दे रहे हैं, सफाई की सेवा दे रहे हैं। सरकार आपको कुछ व्यक्तियों के माध्यम से आपके गली मोहल्ले शहर और आपके देश को साफ रखने का काम कर रही है। तो इस छोटे से उदाहरण के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि नागरिक सेवाएं क्या हैं। जैसे कि सरकार आपके लिए बिजली की आपूर्ति कराती है, सरकार आपके लिए पानी की आपूर्ति कराती है। ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें साफ सफाई, बिजली, पानी, बेसिक चीजें हैं जो कि एक नागरिक को दी जा रही हैं, नागरिक के लिए बतौर सेवाएं ये चीजें प्रदान की जा रही हैं। उसके बाद हम बात करें स्वास्थ्य की, यानी कि हेल्थ की, तो सरकार के द्वारा भी कई सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोले गए हैं, कई सारे सामुदायिक केंद्र खोले गए हैं। साथ ही साथ सरकार के द्वारा कई सारे कैंप भी लगाए जाते हैं, अभियान भी चलाए जाते हैं, योजनाएं भी चलाई जाती हैं। योजनाओं के माध्यम से आपको ये भी सुविधा दी जा रही है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कम पैसों में बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज का भी समाधान आपको दिया जा रहा है। तो इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए हमने क्या जाना, सेवा क्षेत्र की जो बुनियादी सुविधाएं हैं या आधारभूत संरचना है, जिसको हम यहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कह रहे हैं, इसके माध्यम से आपने क्या जाना, इसके माध्यम से आपने ये जाना कि ये कुछ ये सारी जो है, चाहे वो आर्थिक आधारभूत संरचना हो, चाहे वो गैर आर्थिक आधारभूत संरचना हो, दोनों ही संरचनाओं के माध्यम से आपको इस तरीके की कई सारी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। और ये सारी सुविधाएं जो कि बुनियादी संरचना कही जाती हैं या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहे जाते हैं या आधारभूत संरचना कहे जाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके देश की प्रगति में सहायक है। और साथ में ये बात भी है इसके कि ये आपकी नींव है, आपके देश की नींव है। जैसे कि एक मकान नींव के बल पर ही खड़ा होता है, बिना नींव के वो जब भी बन के तैयार होगा, मान लो कोई मकान है बिना नींव के है, जब भी बन के तैयार होगा या तो उतनी मंजिलें ही उस पर नहीं बन पाएंगी, और बन भी गई अगर जितना भी बना तो वो जल्दी से जल्दी वो ढांचा जो है चरमरा जाएगा। लेकिन अगर आपके मकान की नींव बहुत मजबूत है तो क्या होगा, वो मकान कई सालों तक चलेगा, 100 साल तक भी चल सकता है। ठीक इसी तरीके से अगर किसी देश में ये सारी आधारभूत संरचनाएं, बुनियादी सुविधाएं या फिर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और बहुत मजबूती के साथ मौजूद है, तो उस देश की अर्थव्यवस्था को कोई नहीं गिरा सकता, उस देश की प्रगति दिन ब दिन होती रहेगी। तो सेवा क्षेत्र में जो बुनियादी सुविधाएं हैं, हमने कुछ उदाहरणों के माध्यम से कुछ बुनियादी सुविधाओं को जाना। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। तो आर्थिक आधारभूत संरचनाओं की मैं बात कर रही हूं, तो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन एवं लोगों की खुशहाली में वृद्धि करती हैं। पहली बात आर्थिक आधारभूत संरचना के बारे में। फिर आर्थिक विकास के सभी क्षेत्रों से इनका प्रत्यक्ष संबंध होता है। आर्थिक संरचना के अंतर्गत निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है। किन किन चीजों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे कि वित्त की बात करें, फाइनेंस की बात करें, वित्त में या फाइनेंस में क्या क्या आ जाता है, बैंक क्षेत्र, बीमा क्षेत्र, अन्य सरकारी वित्तीय क्षेत्र, क्लियर। उसके बाद बात करें ऊर्जा की या एनर्जी की, कोयला, विद्युत, तेल, पेट्रोलियम, गैस, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत एवं अन्य। क्लियर हुई ये बात कि ऊर्जा स्रोत में क्या क्या चीजें आती हैं। उसके बाद बात करें यातायात या ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे रेलवे, सड़कें, वायुयान, जलयान, ये सारे क्या हैं, ये सारे ट्रांसपोर्टेशन के साधन है, यातायात के साधन है। उसके बाद बात करें हम संचार या कम्युनिकेशन की बात करें, तो डाक, तार, टेलीफोन, टेलीसंचार,
टेली संचार को हम टेली कम्युनिकेशन भी कहते हैं, मीडिया एवं अन्य, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें संचार या कम्युनिकेशन के माध्यम है जिनके जरिए आपको बुनियादी सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि आप अपनी आर्थिक रूप से प्रगति कर सकें। ये है आपकी आर्थिक आधारभूत संरचनाएं। इसके बाद हम बात करें गैर आर्थिक संरचना की गैर आर्थिक संरचना की तो गैर आर्थिक संरचना क्या होती है? तो गैर आर्थिक संरचना से मनुष्य की क्षमता एवं उत्पादकता में वृद्धि होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बताया था कि जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य, यहाँ पे क्या बात हो रही है? क्षमता और उत्पादकता में वृद्धि की बात हो रही है। यानी कि अगर आप शिक्षित हैं और स्वस्थ हैं, आप शिक्षित हैं तो और आप स्वस्थ हैं तो आप क्षमता यानी कि आप में काम करने की कैपेसिटी है, काम करने की कैपेसिटी है तो आप जो है प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा से ज़्यादा लेके आ सकते हैं, प्रोडक्शन भी ज़्यादा कर सकते हैं अपनी क्षमता का प्रयोग करके। अगर आप में क्षमताएं कम होंगी तो प्रोडक्शन उतना होगा नहीं। और इन क्षमताओं को मजबूत कैसे किया जाता है? क्षमताओं से क्या आशय है? क्षमताओं से आशय है शिक्षा और स्वास्थ्य में वृद्धि। अच्छी से अच्छी आपको शिक्षा मिले और आपका स्वास्थ्य भी हमेशा अच्छा बना रहे। तो इन दो चीज़ों के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? इन दो चीज़ों के माध्यम से जो है आप अपनी क्षमता और उत्पादकता यानी कि कैपेसिटी और प्रोडक्टिविटी में वृद्धि कर सकते हैं। उसके बाद देखें तो मैंने आपको बताया कि गैर आर्थिक संरचना से मनुष्य की क्षमता और उत्पादकता में वृद्धि कर अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन एवं अंततः आर्थिक विकास में सहायता प्रदान की जाती है, जो कि इस प्रकार है। कैसे? पहली बात मैं करूंगी आपसे शिक्षा की, जैसे कि एजुकेशन की, तो कुछ अनौपचारिक शिक्षा भी होती है। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? तो अनौपचारिक शिक्षा वो शिक्षा होती है जो किसी इंस्टीट्यूट में जाके नहीं मिलती है, यानी कि जो किसी स्कूल, कॉलेज या कोचिंग सेंटर में जाके नहीं मिलती है। वो शिक्षा आपको आपके घर से, आपको आपके चारों तरफ के वातावरण से मिलती है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें प्रारंभिक शिक्षा, यानी कि जब आप स्कूल जाना शुरू करते हैं। उसके बाद हम बात करें आपकी माध्यमिक शिक्षा की, यानी कि आपकी 5th क्लास के बाद और 8th क्लास तक की जो आपकी शिक्षा होती है। उसके बाद हम बात करें उच्चतर माध्यमिक, यानी कि और आगे की क्लासेस की। उसके बाद हम बात करें तकनीकी शिक्षा या अन्य, यानी कि अब आप स्कूल के बाद आगे जाके कोई टेक्निकल एजुकेशन लेते हैं या कोई विशेष कोर्स करते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे शिक्षा के जो माध्यम है, ये इतने तरीके की जो शिक्षा आपको दी जा रही है और आप ग्रहण कर रहे हैं, ये क्या है? ये आपकी क्षमता को बढ़ा रहा है, ये आपको शिक्षित कर रहा है, ये आपको विकसित कर रहा है, आप में अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा है। तो इनसे क्या होगा? इनसे क्या होगा? आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ेगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, यानी कि क्षमता के साथ साथ उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। उसके बाद हम बात करें स्वास्थ्य की, बात करें दूसरे क्षेत्र पर पहुंचे, हेल्थ की बात करें तो अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नर्सिंग होम, ये सारे क्या है? ये सारी जो है हेल्थ से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन ही है, संस्थाएं ही हैं जो सरकार और गैर सरकार, मतलब कि प्राइवेट और दूसरी तरफ अपन क्या करें, सरकारी क्षेत्र, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों की तरफ से ये सुविधाएं हमें दी जा रही हैं। उसके बाद हम बात करें नागरिक सेवाएं, यानी कि सिविल सर्विसेज, जैसे कि सामाजिक चेतना, सफाई एवं अन्य, जैसा कि मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में एक एग्जाम्पल के जरिए बताया था। तो वो सारी क्या है? वो सारी हैं नागरिक सेवाएं या सिविल सर्विसेज हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ें अब हम देखें कि भारत में बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने का परंपरा के तौर पर सरकार का ही पूरा दायित्व था। बिल्कुल था, यानी कि बुनियादी सुविधाएं जो आपको दी जा रही हैं, पहले तक ये था कि उन सारी सुविधाओं को विकसित करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होगी? गवर्नमेंट के पास होगी, सरकार के पास होगी। लेकिन सरकारी निवेश इस क्षेत्र में काफ़ी कम था। बिल्कुल था, यानी कि सरकार अकेले इतने बड़े क्षेत्र में अकेले इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रही थी, अकेले निवेश नहीं कर पा रही थी। फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि 1991 में आर्थिक सुधार की नीति आई, जिसके तहत उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया गया। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो 1991 के बाद जो है आर्थिक सुधारों के दौर में
निजी क्षेत्र में भी स्वयं एवं सरकार के साथ संयुक्त भागीदारी कर आधारभूत संरचना के विकास में एक अहम भूमिका निभानी शुरू कर दी है। तो निजी क्षेत्र ने क्या किया, जब निजीकरण आया, किसके तहत, 1991 की आर्थिक सुधार की नीति के तहत जो है 3 चीजें आई थी, निजीकरण, उदारीकरण और विश्वव्यापीकरण। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे निजीकरण की। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1991 के पहले तक सरकार अकेले इसमें निवेश नहीं कर पा रही थी। इतनी सारी सुविधाओं को देने के लिए सरकार अपने ऊपर अकेला भार नहीं उठा पा रही थी। तो फिर 1991 के बाद जब निजीकरण हुआ, निजीकरण में क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन उस स्थिति को कहते हैं जब सार्वजनिक क्षेत्र पर निजी क्षेत्रों का स्वामित्व स्थापित हो जाता है, वो भी पूर्णतः या आंशिक रूप से। या तो आंशिक रूप से कैसे कि भाई सरकार और किसी निजी क्षेत्र की संयुक्त भागीदारी हो जाए, या फिर किसी क्षेत्र को, किसी सरकारी क्षेत्र को जो है गवर्नमेंट सेक्टर को पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सौंप दिया जाए, किसी निजी क्षेत्र या किसी निजी क्षेत्र की कंपनी के हाथ में सौंप दिया जाए। तो निजीकरण ये होता है। तो वही चीजें यहाँ भी हुई कि 1991 के बाद के आर्थिक सुधारों के दौर में निजी क्षेत्र ने भी स्वयं एवं सरकार के साथ संयुक्त भागीदारी कर आधारभूत संरचना के विकास में एक अहम भूमिका निभानी शुरू कर दी। यानी कि पहले ये चीज जो है सिर्फ और सिर्फ सरकार के हाथ में थी, लेकिन सरकार अकेले इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा पा रही थी, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रही थी। इसीलिए 1991 के बाद जब आर्थिक सुधार की नीति आई तो निजीकरण के द्वारा निजी क्षेत्र ने भी इसमें भागीदारी लेना शुरू कर दी और बुनियादी सुविधाओं को डेवलप करने की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र ने भी उठा ली। क्लियर हुई इतनी बात? तो चलते हैं अब आगे। अब हम जानेंगे सेवा क्षेत्र में शिक्षा की भूमिका के बारे में कि सेवा क्षेत्र में शिक्षा की भूमिका क्या है। तो आर्थिक विकास के लिए मानव विकास एवं मानव पूंजी निर्माण अत्यंत आवश्यक है। अब मानव विकास और मानव पूंजी क्या है, इन्हीं दो शब्दों से हमें पता चलेगा कि सेवा क्षेत्र में शिक्षा की भूमिका क्या है, मानव पूंजी क्या है। मैं कई बार बता चुकी हूं, आज फिर से बताती हूं। मानव पूंजी क्या है, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण मानव पूंजी है। बहुत ही महत्वपूर्ण कैसे कि अगर व्यक्ति शिक्षित है तब वो कुछ भी कर सकता है, और शिक्षा के साथ साथ अगर व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है, उसकी हेल्थ अच्छी है, तो वो व्यक्ति मतलब कैपेसिटी के साथ काम करने की क्षमता तो है, उसमें योग्यता तो है। अब अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, व्यक्ति शिक्षित है लेकिन व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो क्या वो अपनी कैपेसिटी का यूज कर पाएगा, अपनी योग्यता का, अपनी पढ़ाई का, अपने शिक्षित होने का उपयोग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो सबसे बड़ी मानव पूंजी क्या है, सबसे बड़ी मानव पूंजी है आपकी स्वास्थ्य और शिक्षा। ये दो बहुत महत्वपूर्ण मानव पूंजी है। तो यहाँ पे हमने पहली लाइन में क्या देखा कि आर्थिक विकास के लिए मानव विकास एवं मानव पूंजी निर्माण अत्यंत आवश्यक है। अगर मानव पूंजी का विकास होता है तो मानव का विकास तो स्वयं हो ही रहा है, और अगर इन दोनों चीजों का विकास हो रहा है तो आर्थिक विकास तो होगा ही। ये बात क्लियर है? क्लियर हुई ये बात? उसके बाद देखें, मानव पूंजी जो है भौतिक पूंजी से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। कैसे होती है? यानी कि भौतिक पूंजी तो एक बार यूज करने पे खत्म भी हो सकती है। जैसे कि बात करें कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से अपन समझने की कोशिश करें। जैसे कि आपकी खाने की सामग्री है, खत्म हो जाएगी, एक बार खा लेंगे खत्म हो जाएगी। आपके घर में जो भी वस्तुएं हैं, टीवी, फ्रिज, बाइक, कार, कुछ भी, सोफा, पलंग, टेबल, कुछ भी, जो भी वस्तुएं हैं वो क्या हैं, भौतिक वस्तुएं हैं। ठीक है, वो तो एक समय के बाद खत्म हो सकती हैं, उनमें टूट फूट हो सकती है, लेकिन क्या आपकी शिक्षा में टूट फूट हो सकती है? एक बार आपने जो शिक्षा ग्रहण कर ली, आप जो चीज सीख गए, क्या उसको कोई आपसे छीन सकता है? क्या वो चीज ऑटोमेटिकली खत्म हो सकती है? नहीं हो सकती। आपने कोई भी डिग्री करी, डिग्री करने के बाद क्या वो डिग्री खत्म हो जाएगी?
आपने उस डिग्री का यूज़ भी कर लिया बहुत, आप उस डिग्री के ज़रिए किसी सेवा में भी काम करने लगे, आप जॉब करने लगे, आप या नौकरी करने लगे, तो क्या वो चीज़ खर्च होती जाएगी आपकी वो शिक्षा उस नौकरी के माध्यम से? बिल्कुल नहीं होगी। इवन ये होगा कि उस शिक्षा के जरिए जो आप नौकरी कर रहे हैं उसमें आप और ज़्यादा कुशल होते जाएंगे और ज़्यादा स्किल्ड बनते जाएंगे और आपको धीरे धीरे और एक्सपीरियंस जो है आपका बढ़ता जाएगा। क्लियर हुई बात कि मानव पूंजी जो है भौतिक पूंजी से कि कैसे महत्वपूर्ण है और क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि मानव पूंजी वो वस्तु है जो कभी खत्म नहीं होती है। उसके बाद हम बात करें तीसरे पॉइंट पे, तो श्रमिकों की कुशलता, शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य इत्यादि बढ़ाकर देश की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। अब देश की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है? बात हम क्या कर रहे हैं? शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा की भूमिका की बात कर रहे हैं। तो श्रमिकों की कुशलता कैसे बढ़ाई जा सकती है? श्रमिकों को हम इतना स्किल्ड बना दें, हर रोज उन्हें नई चीज सिखाएं जो उनके काम की है, तो क्या होगा? श्रम शक्ति में कुशलता बढ़ेगी, हमारे श्रमिक जो है डे बाई डे और स्किल्ड होते जाएंगे। उसके बाद हम बात करें, उन्हें ट्रेनिंग दी जाए, शिक्षण दिया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए, उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बढ़ाकर हम क्या कर सकते हैं? अपने देश की उत्पादकता या अपनी कंट्री की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम देखें अगले पॉइंट की तरफ बढ़ें कि मानव पूंजी निर्माण के लिए प्रमुख घटक कौन कौन से हो सकते हैं? मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटकों की तरफ ध्यान देना, तो पहला भोजन, ठीक है, दूसरा वस्त्र, तीसरा आवास, चौथा शिक्षा और पांचवा जो है आपका स्वास्थ्य है। क्लियर हुई ये बात? तो मानव पूंजी निर्माण के लिए प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? पहली बात तो इंसान को अच्छा भोजन मिले, दूसरी बात उसको पहनने के लिए अच्छे कपड़े मिले, तीसरी बात रहने के लिए उसे घर मिले, एक निवास स्थान मिले, उसका भी एक आवास हो, उसके बाद उसे अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए और अच्छे तरीके का उसको स्वास्थ्य भी उपलब्ध कराया जाए। अगर 5 चीज़ों से कोई व्यक्ति संपन्न है कि उसको अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें 5 अच्छी तरीके से मिल रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि मानव पूंजी का निर्माण हो रहा है, मानव पूंजी में वृद्धि हो रही है, मानव पूंजी विकसित हो रही है। क्लियर हुई ये बात? तो बढ़े आगे, चलिए तो अब अगला पॉइंट हम देखें कि सेवा क्षेत्र में शिक्षा किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। तो शिक्षा उन सभी प्रकार के पेशेवर तथा कुशल व्यक्तियों का स्टॉक अथवा भंडार है जो उत्पादन क्रियाओं से जुड़े हुए हैं। यानी कि कोई भी पेशेवर जो पेशा करता हो, ठीक है, कोई भी कुशल व्यक्ति जो है अगर शिक्षित है तो उसके पास एक बहुत बड़ा स्टॉक है, एक बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार है। उस ज्ञान के भंडार के जरिए ही वो अपनी उत्पादन क्रियाओं को बढ़ा सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी डेवलप कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। अगली बात देखें तो शिक्षा निर्माण कौशल तथा सुविज्ञता प्राप्त अनुभवी व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने तथा प्राप्त करने की प्रक्रिया है। यानी कि शिक्षा जो है शिक्षा किस किस चीज का निर्माण कर रही है? कौशल का, सुविज्ञता प्राप्त अनुभवी व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने का, ठीक है, क्या कर रही है? प्रयास कर रही है। और शिक्षा के द्वारा ही एक पर्सन डे बाई डे स्किल्ड होता जाता है, उसमें ज्ञान की वृद्धि होती जाती है, जिसके जरिए वो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा लेता है। और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के बाद वो क्या होता है? प्रोडक्टिविटी अगर किसी इंसान की बढ़ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, तो क्या होगा? उसकी सैलरी भी इंक्रीज होगी, सैलरी इंक्रीज होगी, देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान होगा, साथ ही साथ उसके घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती जाएगी। उसके बाद बात करें अच्छी शिक्षा, जैसे कि वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, कुशल प्रशासक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर की हम बात करें, समाज सेवी, मनोवैज्ञानिक, शिक्षक एवं शिक्षाविद इत्यादि मानव पूंजी का ही उत्पादन कर रहे हैं। उसके बाद कुशल मानव पूंजी जो है, कुशल मानव पूंजी रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों को जन्म देती है, बिल्कुल देती है। यानी कि एक सेक्टर से कई सेक्टर भी निकलते हैं। यानी कि मान लो एक व्यक्ति डॉक्टर है, ठीक है, एक व्यक्ति डॉक्टर है, उसने अपना खुद का क्लिनिक खोला। खुद का क्लिनिक खोलने के बाद जो है
क्या वो क्लिनिक अकेले चला सकता है? क्या वो डॉक्टर अपना क्लिनिक अकेले चला सकता है? बिल्कुल नहीं चला सकता, उसको भी कई सारे कर्मचारी रखने होंगे। तो क्या हो रहा है, इससे रोजगार में वृद्धि हो रही है। यही बात यहाँ पे कही गई है कि कुशल मानव पूंजी रोजगार के विभिन्न क्षेत्र को जन्म देती है। इतनी बात हुई क्लियर। चलिए तो देखें आगे। भारतवर्ष को आज इस क्षेत्र में खासकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना तकनीकी में विश्व के अव्वल देशों में गिनती की जा रही है। जैसे कि अपन एग्जाम्पल लें भारत के बेंगलोर शहर का, तो बेंगलोर शहर जो है आईटी हब बन चुका है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का हब बन चुका है। वहाँ पे सारे तरीके की टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, साथ ही साथ वहाँ पे टेक्निकल क्षेत्र में यानी कि सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में रोजगार के अपार अवसर भी उपलब्ध हैं। उसके बाद हम देखें तो यहाँ के इंजीनियर यानी कि भारत की बात हो रही है, भारत की बात आईटी सेक्टर में कैसे भारत आगे बढ़ रहा है उस चीज की बात हो रही है कि यहाँ के इंजीनियर जो है कुशाग्र एवं तीक्ष्ण बुद्धि के साबित हो रहे हैं। फलस्वरूप अपने देश के भीतर विदेशी पूंजी का आना अधिक हो गया है। अब अपने देश के अंदर विदेशी पूंजी कैसे आ रही है? अपने देश के अंदर इंजीनियर्स के माध्यम से विदेशी पूंजी कैसे आ रही है? क्योंकि हमारे यहाँ के इंजीनियर जो हैं बहुत ही स्किल्ड हैं। अब उन्हें विदेशों से अगर किसी नौकरी का ऑफर आता है और अच्छे पैकेज पे आता है तो वो वहाँ पे नौकरी करने चले जाते हैं। अब वहाँ जो है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति अमेरिका गया नौकरी करने, वहाँ पैसे किस में मिलेंगे? वहाँ रुपीज़ में तो मिलेंगे नहीं, वहाँ की करेंसी के अनुसार उसे डॉलर में पैसे मिलेंगे। अब डॉलर का मूल्य जो है, डॉलर की वैल्यू जो है वो रुपए के मुकाबले कई गुना अधिक ज़्यादा है। तो वो करेंसी जो है अब अपने देश में आएगी, यानी कि वो पैसा अपने देश में आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि वो व्यक्ति जो है, हमारे भारत देश का व्यक्ति दूसरी जगह जाके, फॉरेन में जाके जॉब कर रहा है, तो उसकी जो कमाई होगी वो भारत भेजेगा, अपने घर में भेजेगा। उससे क्या होगा, यानी दूसरे देश की करेंसी हमारे यहाँ आ रही है तो हमारी अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी ही हो रही है क्योंकि ज़्यादा पैसा आएगा। उसके बाद देखें कि फलतः हमारे देश में इस क्षेत्र में रोजगार काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। क्लियर हुई बात कि आईटी के द्वारा रोजगार के अवसर हमारे देश में किस तरीके से बढ़े हैं। तो फटाफट से इतना आप नोट करें, फिर हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि सेवा क्षेत्र में और हमें क्या देखना है। चलिए तो आप जानते हैं इसके आगे का, जिसमें हम देख रहे हैं आधुनिक मंदी का सेवा क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। यानी कि आधुनिक दौर जो है महंगाई के दौर से गुजर रहा है, मंदी के दौर से गुजर रहा है, उसका सेवा क्षेत्र पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं विश्व पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है आधुनिक मंदी का, वो भी सेवा क्षेत्र में। तो पहले पॉइंट पे बढ़े और पहले पॉइंट की बात करें कि वर्तमान मंदी के कारण सेवा क्षेत्र काफी प्रभावित हुआ है। दूसरी बात करें, उपभोक्ताओं की मांग बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ी है, परंतु उत्पादकों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा। उपभोक्ताओं की मांग तो बढ़ी है क्योंकि उपभोक्ताओं के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, आप और हमें चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, चाहे वो चीज़ें महंगी हों चाहे वो चीज़ें सस्ती हों। ऐसा तो होगा नहीं कि दुनिया में कोई चीज़ महंगी हो गई तो हमें उस चीज़ की अब ज़रूरत ही नहीं पड़े। जब तक सस्ती थी, जब तक ज़रूरत थी, कोई भी चीज़ें जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उसके लिए आपको वो चीज़ें खरीदनी तो पड़ेंगी, यानी कि आपकी डिमांड तो है। लेकिन उत्पादकों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि हर व्यक्ति क्या उस चीज के ऊंचे दाम चुका सकता है? ज्यादा मूल्य पर वो व्यक्ति, ज्यादा पैसे दे के वो व्यक्ति, हर व्यक्ति खरीद सकता है क्या? नहीं, कुछ ही व्यक्ति खरीद सकते हैं। तो अब उत्पादक जो है जो भी प्रोड्यूसर है उस चीज को प्रोड्यूस करते हैं, उत्पादन करते हैं, उनको उस चीज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा। क्योंकि बाजार में चीज महंगी क्यों हुई? क्योंकि उस चीज की जो है ऊपर से ही वैल्यू बढ़ी हुई है। यानी कि जो भी उत्पादक हैं, जो भी प्रोड्यूसर है उस चीज को पैदा करने वाले, उस चीज को बनाने वाले जो भी लोग हैं, उन्हें भी महंगी कीमत पड़ रही है उस चीज की। अब वो सस्ते दामों पे खुद का घाटा करके तो वो चीज बेच नहीं सकते। तो उपभोक्ताओं की मांग तो बढ़ी है लेकिन उत्पादकों को उचित मूल्य नहीं मिलता उस चीज का। इन उत्पादकों को लागत मूल्य से भी कम आय प्राप्त हो रही है। ठीक है। दूसरी बात करें आगे की, तो विकसित राष्ट्रों से तकनीकी वैज्ञानिकों की छटनी कर
रोजगार से मुक्त कर दिया गया है। यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे जो भी साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, अब उन साइंटिस्टों को जो है, उन साइंटिस्ट को या उन वैज्ञानिकों को जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके मुताबिक सैलरी नहीं दे पा रही, तो वहां से छटनी करके उनको जो है रोजगार मुक्त कर दिया, यानी कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया। उसके बाद उसका क्या प्रभाव पड़ता है? इसका प्रभाव भारत के उन वैज्ञानिकों पर भी पड़ा जो दूसरे राष्ट्र में रोजगार कर रहे थे। यानी कि भारत के जो साइंटिस्ट या भारत के जो वैज्ञानिक दूसरे देश में जाके काम कर रहे थे उन पर भी इस मंदी का असर पड़ा। उसके बाद देखें तो उत्पादकों को उत्पादन क्रिया शिथिल करना पड़ गई है। यानी कि शिथिल करना यानी कि कम करना, क्योंकि ज़्यादा उत्पादन के लिए, ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी। अब उनके पास उतना पैसा है ही नहीं, क्योंकि महंगे दाम पे उन्हें भी चीज़ें खरीदनी पड़ रही हैं, उन्हें भी कच्चा माल महंगे दामों पे मिल रहा है। दूसरी बात जो है, उपभोक्ताओं की मांग तो बढ़ रही है, लेकिन जैसे ही बाजार में चीज़ें धीरे धीरे महंगी हो रही हैं तो फिर क्या होता है एक समय के बाद कि अगर हम उस महंगी वस्तु का उपभोग ना करें तो उसकी आदत भी हमें धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और साथ ही साथ ये भी बात है कि हम वो चीज़ खरीद ही नहीं पा रहे हैं। तो अब जब धीरे धीरे मांग भी बढ़ेगी, पहले तो उपभोक्ता की मांग बढ़ी हुई है कि चाहिए ही, लेकिन महंगाई के कारण धीरे धीरे उस प्रोडक्ट की मांग भी कम होगी। जब प्रोडक्ट की मांग कम होगी और दूसरी तरफ उत्पादक भी जो है खुद की लागत उसमें नहीं लगा पाएगा कि महंगाई के मारे वो कैसे उत्पादन करे, तो उनकी जो उत्पादन प्रक्रिया है धीरे धीरे कम होती जाएगी, यानी कि शिथिल होती जाएगी। इतनी बात हुई क्लियर। अब अत्यधिक घाटे के कारण विकसित राष्ट्रों में आत्महत्या जैसी घटनाएं भी होने लगी हैं। किसी व्यक्ति को अगर महंगाई के कारण मंदी के दौर में ज्यादा घाटा हो रहा हो कि वो अपना लागत मूल्य भी ना निकाल पाए, तब क्या होगा? तब उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ेगी और ऐसी दुर्घटनाएं भी होंगी। उसके बाद हम बात करें कि कई वित्तीय संस्थाओं को अमेरिका में अपनी सेवा बंद कर देनी पड़ी। इस प्रकार वर्तमान मंदी का प्रभाव विकसित राष्ट्रों पर काफी प्रतिकूल पड़ा। यानी कि आधुनिक दौर की जो मंदी है, महंगाई है, उसका प्रभाव जो है डेवलप्ड कंट्रीज पर ज्यादा नेगेटिव पड़ा। तो ये क्या देखा हमने कि आधुनिक मंदी का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम देखते हैं कि आधुनिक मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या भारत पर भी आधुनिक मंदी के प्रतिकूल प्रभाव पड़े, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा उस महंगाई का? चलिए जानते हैं। तो पहले पॉइंट में हम देखेंगे कि भारत पर इसका असर कम पड़ा। ठीक है, ये एक अपने पास पॉजिटिव पॉइंट है। अब क्यों कम प्रभाव पड़ा? क्योंकि यहाँ का पूंजी बाजार जो है, कैपिटल मार्केट जो है भारत का, काफी मजबूत अवस्था में है। दूसरी बात करें तो यहाँ के इंजीनियर्स जो हैं आज भी आउटसोर्सिंग यानी कि बाह्य स्रोत में लगे हुए हैं। आउटसोर्सिंग का मैंने आपको मतलब समझाया था, यानी कि कोई कंपनी है, जैसे कि मैंने आपको अमेज़न कंपनी के एग्जांपल के माध्यम से समझाया था कि अमेज़न कंपनी है वो क्या करती है, ऑनलाइन शॉपिंग की एक वेबसाइट है। ठीक है, तो वहां से आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और उस प्रोडक्ट की कोई कंप्लेन करते हैं एक टोल फ्री नंबर पर, तो क्या होता है वो जो टोल फ्री नंबर है वो डायरेक्ट अमेज़न कंपनी का नंबर नहीं है, वो आउटसोर्सिंग का नंबर है। यानी कि अमेज़न ने किसी आउटसोर्सिंग कंपनी, जिसे हम कह सकते हैं बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहा जाता है, किसी बीपीओ से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि जितनी भी बीपीओ रिलेटेड सेवाएं हैं, आउटसोर्सिंग की सेवाएं हैं, वो आप हमारी देखेंगे। ठीक है, तो भारत के इंजीनियर्स ने क्या किया? भारत के इंजीनियर्स ने जो है आउटसोर्सिंग में हिस्सा लेने लगे, बाह्य स्रोत से अपनी आय कमाने लगे। क्लियर हुई ये बात? उसके बाद देखें कि भारत का सूचना प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र काफी मजबूत है। यानी कि भारत का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला जो रोजगार का क्षेत्र है वो काफी मजबूत है और पूरे विश्व में हमारे इंजीनियर्स का स्थान भी आगे है, यानी कि अव्वल है। उसके बाद देखें कि हमारी आधारभूत संरचना कमजोर होने के बावजूद भी वर्तमान मंदी का असर हमारे देश पर कम पड़ा। अभी हमने कुछ ही समय पहले बुनियादी सुविधाएं, आधारभूत संरचना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी थी। तो
हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर होने के बाद भी, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी मौजूद है और डेवलप्ड कंट्रीज़ पर, विकसित राष्ट्रों पर मंदी का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, नेगेटिव प्रभाव पड़ा, लेकिन हमारा आधारभूत संरचना कमज़ोर होने के बाद भी वर्तमान मंदी का असर हमारे भारत देश पर कम पड़ा है। उसके बाद देखें, अभी मैंने इस एग्जाम्पल को बताया था कि भारत के बेंगलोर जैसे शहर का सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है विश्व के अग्रणी प्रौद्योगिकी की श्रेणी में आ गया है। अग्रणी सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की श्रेणी में आ गया है। इतनी बात हुई क्लियर। चलिए तो देखें आगे। अब देखें हम कि इस आधुनिक मंदी का बिहार राज्य पर क्या प्रभाव हमें देखने को मिलता है। अब बिहार राज्य पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है कि इस मंदी का प्रभाव बिहार राज्य पर भी कुछ पड़ा है। कैसे पड़ा है? यानी कि हमारे राज्य के जो इंजीनियर मंदी पड़े राष्ट्र में रोजगार में थे, ठीक है, जिस कंट्री में मंदी थी, महंगाई थी, उस कंट्री में हमारे राज्य के जो इंजीनियर थे वहां से उनको निकाल दिया गया। फलस्वरूप नए सिरे से इन्हें रोजगार हासिल करने की आवश्यकता आ गई। तो एक ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। दूसरी बात, अब उन राष्ट्रों से जो आय हमारे राज्य में आती थी उसकी मात्रा भी घट गई। अब वहां से जो रोजगार वो कंट्री यहाँ के लोगों को दे रही थी, तो यहाँ के लोगों को जो है उन्होंने वहां से हटा दिया, मतलब रोजगार फ्री कर दिया, रोजगार मुक्त कर दिया, उन्हें नौकरी से निकाल दिया। तो उन राष्ट्रों से, उन कंट्रीज से जो इनकम हमारे राज्य में आती थी अब वो भी कम हो गई। उसके बाद इस प्रकार वर्तमान मंदी का प्रतिकूल प्रभाव विश्व के अधिकांश भागों पर पड़ा। अब बात करें हम, क्योंकि कृषि क्षेत्र की बात करें, क्योंकि कृषि क्षेत्र जो है हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। भारत की अर्थव्यवस्था सही मायनों में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था कही जाती है। क्यों कही जाती है? इसलिए कही जाती है क्योंकि भारत की 67% जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर है। इसलिए भारत देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। अब कृषि प्रधान देश होने के कारण जनसंख्या के अधिकांश लोगों पर भारत में मंदी का दुष्प्रभाव अधिक नकारात्मक नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, जहां की 100 में से 67% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, उनकी आय का साधन कृषि है। इसलिए जो दुनिया में अभी विश्व में जो आधुनिक मंदी का दौर चल रहा है उसका प्रभाव हमारे भारत देश पर कृषि प्रधान देश होने के कारण ज्यादा नहीं पड़ा है। तो अब मंदी के दौर में हमें क्या जरूरी है वो बात जान लेते हैं। तो मंदी के वर्तमान दौर में इस बात की आवश्यकता होने लगी है कि बिहार में कृषि और कृषि जनित उद्योगों को अत्यधिक मजबूत बनाया जाए। ठीक है, बिहार राज्य की जनसंख्या जो है वो भी ज्यादा से ज्यादा कृषि पर निर्भर है। तो जो हमारा परंपरागत व्यवसाय है, सदियों से चला आ रहा है, जिसके कारण भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है, जिसके कारण भारत को एक अलग पहचान मिली, तो उसी परंपरागत चीज को फिर से अपनाया जाए और उसी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर खोजे जाएं। यानी कि कृषि और कृषि जनित उद्योगों को जो है ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाया जाए और उसी में रोजगार के अवसर बनाए जाए। अब क्या निष्कर्ष निकल के आता है ये बात कर लेते हैं। तो भारतीय पूंजी बाजार की मजबूती, मानवीय श्रम की उच्च दक्षता, ध्यान देना इन बातों पे, उसके बाद एक विशाल श्रम शक्ति के कारण यह आशा व्यक्त की जाने लगी है कि 21वीं सदी में भारत विकास की उच्चतम सीमा पर पहुंचकर विश्व के अत्यधिक विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ जाएगा। क्योंकि भारत के पक्ष में हमने क्या क्या पॉजिटिव बातें देखी कि भारत पर मंदी का असर कम क्यों पड़ा, ये बातें देखी कि भारत का पूंजी बाजार मजबूत है, मानवीय श्रम की उच्च दक्षता यानी कि यहाँ का मानव श्रम जो है कैपेबल है, उसके पास ज़्यादा कैपेसिटी है। उसके बाद एक विशाल श्रम शक्ति के कारण यहाँ का युवा वर्ग जो है बहुत बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। भारत जो है
विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राष्ट्र माना जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है भारत में युवा जनशक्ति ज्यादा है। तो युवा जनशक्ति की श्रम शक्ति के कारण ये आशा व्यक्त की जाने लगी है कि 21वीं शताब्दी में भारत विश्व की उच्चतम सीमा पर पहुंचकर विश्व के अत्यधिक विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ जाएगा। तो इस चैप्टर से हमने क्या सीखा कि सेवा क्षेत्र में रोजगार के क्या क्या अवसर हैं, या रोजगार के लिए सेवा क्षेत्र की क्या भूमिका है। कई सारे माध्यम से अपन ने जाना, साथ ही साथ ये भी जाना कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था से किस तरीके से मेल खाती, किस तरीके से मजबूत है या किस तरीके से कमतर है। इस चीज को हमने कहाँ जाना, इस चीज को हमने जाना कि विश्व पर आधुनिक मंदी का प्रभाव कैसे पड़ता है और भारत पर उस मंदी का असर कैसे हुआ। तो उसका ये निष्कर्ष निकल के आया कि भारत भले ही विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में नहीं आता, विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में आता है, लेकिन यहाँ का पूंजी बाजार मजबूत है। साथ ही साथ परंपरागत रूप से हमारे भारत देश को कृषि प्रधान देश के नाम से जाना जाता है। तो विश्व में कुछ भी चलता रहे, लेकिन हमें अपने परंपरागत व्यवसाय को बनाए रखना है और उसी के माध्यम से जो है हमें बेरोजगारी को कम करना है, निर्धनता को कम करना है, साथ ही साथ इस मंदी के दौर से भी लड़ना है। तो यहाँ पे ये चैप्टर यहीं खत्म होता है, इसका वन शॉट रिवीजन जो है वो यहीं पे खत्म होता है। आगे के सेशन ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन से जुड़ा रहना होगा। साथ ही साथ अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं तो यहाँ जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, यहाँ से आप दोनों चीज़ें अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ हम प्रोवाइड कराते हैं आपको ये सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। तो आपको क्या करना है, आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू सो मच।